जहां से सीधे-सीधे डेटा जो है पूछे जाते हैं। अपने को ध्यान रखना ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दो प्राइस, यानी कांस्टेंट प्राइस क्या होती है, करंट प्राइस क्या होती है। कांस्टेंट मतलब एक बेस ईयर होता है जो 2011-12 को आधार मानते हुए हम करते हैं, और करंट मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे करंट है वो 2023-24 का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो जीएसडीपी की बात करें तो राजस्थान की जो कांस्टेंट प्राइस पे जीएसडीपी है वो कितनी है, 8.45 लाख करोड़, और करंट की बात करें तो 15.28 लाख करोड़। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सीधे-सीधे क्वेश्चन यहां से आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, विद डेटा हो सके तो अगर आपको डीपी आते तो और 845, 115, 15, 28, 385। अब बात करें ग्रोथ रेट, यानी राजस्थान की बात करें करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस पे कितनी ग्रोथ रेट हुई है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि कितनी हुई है, तो ध्यान रखना इसमें कांस्टेंट प्राइस इसमें रही है 8.03, और करंट की बात करें तो अभी रिसेंट की है 12.56। यानी कोई पूछे राजस्थान में अभी जीएसडीपी का साइज कितना है, तो साइज कितना है 15.28 लाख करोड़, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, देखो ये यहां से कुछ अगर डेटा मान लो और डीप क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान जो है 2019-20 पिछले 5 साल के अंदर क्या लगातार जीएसडीपी में ग्रोथ रेट में जो है वृद्धि देखी गई है, क्या इंक्रीज हुआ है क्या, तो आपको ध्यान रखना है। यहां पे बात करें 2019-20 ग्राफ जो है इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कंटीन्यूअस जो है ग्रोथ रेट में इंक्रीज नहीं हुआ ना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है लगातार वृद्धि हुई है क्या, नहीं। दोनों प्राइस पर कांस्टेंट पे देख लो और करंट पे देख लो। जैसे ये कांस्टेंट है 2011-12, ये करंट है 2023-24। ठीक है, तो आप देखोगे तो इस तरीके से उतार चढ़ाव आ रहा है। ये ध्यान रखना। नंबर में कोई पूछे, नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, पर आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो ग्रोथ रेट जो है वो लगातार जो है ना घट रही है ना बढ़ रही है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्टर वाइज, तो वहां पे होता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जीएसवी। तो जीएसवी सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू जीएसवी एट कांस्टेंट प्राइस, तीन सेक्टर में ध्यान रखने हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। एक तो सीधा ध्यान रखना, राजस्थान में सेक्टर की बात करें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन देता है वो कौन सा सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अब रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 45.07 नंबर 1 पे बना हुआ है सर्विस, इसकी ट्रिक है सीआरएम। ठीक है, तो सर्विस फिर इंडस्ट्री फिर एग्रीकल्चर। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में देखोगे 22-23 में, तो वहां पर जो है ये था सर्विस, एग्रीकल्चर और फिर इंडस्ट्री। इस बार ध्यान रखना है इंडस्ट्री में जो है बाजी मारी, राजस्थान बहुत सारे जो है इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं, राइजिंग राजस्थान में बहुत सारे जो है वो चीजें हो रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना यहां से ये डेटा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर की बात करें कांस्टेंट प्राइस में देखो 26-26 है। ठीक है, इंडस्ट्री में अगर बात करें 29-28, और सर्विस की बात करें तो 43.95, 45.07। इन सबसे ज्यादा आप देखोगे सर्विस सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से आपको ध्यान रखना पूछा क्या, स्थिर मूल्यों पे पूछा है या जो है प्रचलित मूल्यों पे पूछा, करंट पे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट पे अगर पूछा है तो एग्रीकल्चर का अगर स्टेटस देखें तो यहां पे ध्यान रखना कितना है जीडीपी में 26.21, और अगर करंट पे पूछा है तो 26.72। तो ये ध्यान रखना, डेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इंडिया की अगर बात करें इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा था। ठीक है, इंडिया का ध्यान रखना 17, इसके अंदर जोड़ दो 27, यानी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का 17% के आसपास है, इंडस्ट्री 27% के आसपास है, और इंडस्ट्री का 2 गुना करो तो 54 जो है वो सर्विस का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो ये ट्रिक है सीआर, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब बात करते हैं एनएसडीपी। तो एनएसडीपी क्या होता है, तो ये बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी कि भाई एनएसडीपी क्या होती है, एनएसडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये पूरा नेशनल इनकम वाला टॉपिक है। ठीक है, नेशनल इनकम वाला, उस पे हम नहीं जाएंगे। अब बात करें एनएसडीपी, ध्यान रखना जीएसडीपी में से कुछ डेप्रिसिएशन घटता है, मूल्य ह्रास। ठीक है, तो उसमें हम बात करें जो हमारी 8.45 लाख करोड़ थी वो जीएसडीपी थी, कांस्टेंट प्राइस, वो अब कितनी रहेगी 7.40 लाख करोड़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए, पिछली बार कोई ऐसे एग्जाम हुआ था वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन आए। और ध्यान रखना करंट प्राइस की बात करें तो नेट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तो कितना रहा 13.69, और उस टाइम कितना था 15.28। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो कैसे निकालते हैं सर, एनएसडीपी अपॉन में मध्यवर्ती जनसंख्या जो है पॉपुलेशन, उसका भाग देंगे। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्वेश्चन गारंटीड पूछा गया है। कांस्टेंट प्राइस पे ध्यान रखना लगभग 90,000 के आसपास है, 90,831 रुपए जो है ये ध्यान रखना। कांस्टेंट प्राइस 2011-12, और करंट प्राइस पे बात करें तो 167,964। ठीक है, तो लगभग 1,70,000 के आसपास जो है अगर बात करें राजस्थान के अंदर जो है पर कैपिटा इनकम पर पर्सन इतने साल में इतने रुपए कमा लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो ये प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो रेड वाली जो है ये तो प्रतिशत कीमतों पर है। ठीक है, और अपनी ये बात करें तो स्तर कीमतों पर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम के बाद अगर हम कुछ और पॉइंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कितना हमने कैपिटल फॉर्मेशन कर दिया, तो करंट प्राइस पे होता है ये। और ये डेटा 2023-24 का नहीं, 2022-23 का है। तो लगभग ध्यान रखना 4 लाख करोड़, यानी जीडीपी का कितना हुआ, जीडीपी का हुआ लगभग 30%, जो 15.28 लाख करोड़ थी ना उसका कितना हुआ 30% जो है हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है हमारा, ये ध्यान रखना। उसमें भी सबसे ज्यादा जो है किसका कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर का है, गवर्नमेंट सेक्टर का है। ठीक है, तो वो टॉपिक जब डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर तो वो अलग चीज है। परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स की बात करें, एग्रीकल्चर वाला मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, बेस ईयर आप याद कर सकते हो, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करें टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो ये स्पेशल एग्रीकल्चर का टॉपिक है। लगभग आपको फिलहाल इतना ध्यान रखना है 245 लाख मेट्रिक टन ये राजस्थान के अंदर जो है ग्रेन खाद्यान्न के अंदर बात करें तो यहां पे ध्यान रखना गेहूं और दाल है वो आती है। ठीक है, यानी व्हीट और पल्सेस मिलके जो क्या बनता है, ग्रेन बनता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल आईपीआई इंडेक्स याद कर लो 11-12 का, तो ये इंडेक्स वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स 2011-12, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स राजस्थान के अंदर 1999 से 2000, यहां से तीन क्वेश्चन जो है आरपीएससी में बैक टू बैक पूछे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी इंपॉर्टेंट है, जो कि एनर्जी की बात करें, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी और इसके अंदर थर्मल एनर्जी सारी चीजें आती है, तो वो हमने अभी इंस्टॉल कर दी है कितनी, लगभग 25,000 मेगावाट, यानी 25 गीगावाट। ठीक है, और हमारी जो न्यू रिन्यूएबल पॉलिसी है, ऊर्जा नहीं जो नीति आई है, पॉलिसी आई है 2023 की, उसके अंदर हमारा टारगेट है कितना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे 2029-30 तक हमारा कितना टारगेट है। 2023 के अंदर पॉलिसी आई है और हमारा टारगेट है 2029-30 जो है कितना टारगेट, एक बार कमेंट बॉक्स में कितना 29 है, 35 है, 43 है, कितना एक बार जरूर बताएंगे। ठीक है, और कमर्शियल बैंक क्रेडिट ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट ये कितना है 5.81 लाख करोड़, कितना है 5.81 लाख करोड़ जो है ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें ये जो है इसके अब देखो किसी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमें थोड़ा सा पता होना कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आरपीएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे आज के स्टूडेंट क्या करते हैं कि मोटा-मोटा भी टॉप पे कौन-कौन है वो याद कर लेते हैं, पर कितना कंट्रीब्यूशन है, जैसे 2023-24 ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 जो है इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक्सपोर्ट ओवरव्यू ऑफ राजस्थान 2023-24। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का। ठीक है, तो की बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट फॉर राजस्थान, क्या-क्या बेनिफिट्स है एक्सपोर्ट से, तो यहां से आप देखोगे तो इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, यानी प्रतिस्पर्धा जो है इससे बढ़ती है, जितना ज्यादा निर्यात करो उतना एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मार्केट रीच जो है वो बढ़ती है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इसके जो है बेनिफिट्स है। अब अपन बात करें कितना रहा एक्सपोर्ट, तो अगर हम बात करें राजस्थान में 2023-24 का जो एक्सपोर्ट है वो है 83,704 करोड़, लगभग मैं अगर बात करूं तो आप इसको याद कर सकते हो 83,000 करोड़, कितना 8400। ठीक है, 0 करोड़ जो है आप ध्यान रख सकते हैं 83,704 करोड़। यहां पे प्रॉपर हमने कैलकुलेशन नहीं लगाया कि पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सर्वे में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं कितना बढ़ा है 7.62%।
पिछले साल की तुलना में लगभग 8% के आसपास जो है अपना जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। और एक्सपोर्ट का आप अगर ट्रेंड देखोगे लेटेस्ट, ठीक है, तो 2019-20 यानी पिछले 5 साल के अंदर जो है राजस्थान का एक्सपोर्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। एक टाइम जो है हमारा लगभग 50,000 करोड़ के आसपास था, आज वो जो है 83,704 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। इसी में हम बात करें तो राजस्थान अगर 16 अगर बात करें अलग-अलग जो वस्तु है वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा 5 ऐसी चीजें हैं जो हम 65% जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो कौन-कौन सी है उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। और ट्रिक जो हमारी रहेगी वो ये रहेगी, ट्रिक जो रहने वाली है वो है इंजीनियर गुड मॉर्निंग टैक्स आज से दो। ठीक है, इंजीनियर पहला जो है इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है, तो इंजीनियर गुड मॉर्निंग टैक्स आज से दो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंजीनियरिंग गुड्स अभियांत्रिकी की वस्तु है पहला। ठीक है, फिर उसके बाद में जी से है जेम्स, जी से है जेम्स एंड ज्वेलरी, एम से है मेटल, ठीक है मेटल, टी से है टेक्सटाइल, क्या है टेक्सटाइल, और एच से है हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पांच ऐसी वस्तुएं जिनका निर्यात में एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन कितना है 65%, यानी टोटल लगभग 84,000 करोड़ है। उसमें अगर आप देखोगे 65% तो इन्हीं का ही जो है योगदान है। और उसमें खास करके सबसे ज्यादा जो योगदान वो इंजीनियरिंग गुड्स है 20% है ना, 20 साल की एज में तो इंजीनियरिंग जो है इसमें एंटर हो गई। ठीक है, जेम्स में ध्यान रखना 14, 14 जो, ठीक है 14 ये है जेम्स एंड ज्वेलरी का। ठीक है, इसके बाद बात करें मेटल, तो मेटल जो है 12, टेक्सटाइल 11, हैंडीक्राफ्ट ये आपको याद रखना, मतलब ये यहां तक क्वेश्चन जो है अब क्वेश्चन सॉल्व पॉइंट 82 लगभग 20 के आसपास है। ठीक है, ऐसे मेटल जो है 12 हो गया, हैंडीक्राफ्ट 10 हो गया, ठीक है, और जेम्स एंड ज्वेलरी लगभग 14% के आसपास हो गया। ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखेंगे इस तरीके से। और अब अगर आप देखोगे यहां पर ये टेबल है एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान, अलग-अलग प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट है लगभग आप देखोगे तो आपको मिलेंगे 16 प्रोडक्ट है। ठीक है, और उसमें एक जो है एक्स्ट्रा है। अब ये क्वेश्चन यहां से आता है कि टॉप तो बता दिया आपने सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स है, पर सबसे कम किसका है, तो अपने को यहां से ध्यान रखना क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है वूल। ठीक है, ऊन, ऊन का जो है वो सबसे कम है। अगर यहां पे देखोगे 122 करोड़, ठीक है, वूल एंड वूलन्स इसका जो है आपको कम दिखेगा 122, ये ध्यान रखना सबसे कम जो है इसका है। और टोटल कितनी वस्तुओं का प्रोडक्ट किया एक्सपोर्ट किया जाता है प्रोडक्ट का, तो कितनी होगी 16। ठीक है, 16 जो है पॉलिसी लेके आई गई, जैसे राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। ठीक है, ये 8 जो है नवंबर 2019 को बनी थी। ठीक है, आप एक टेबल देख सकते हैं, ये क्लास वैसे हमने डिस्कस कर रखी है। तो राजस्थान रिप्स जो स्कीम है ये होगी, इसमें भी काफी सारा जो है बताया गया है। ठीक है, पॉलिसीज है जैसे अभी हाल ही में राजस्थान की एमएसएमई पॉलिसी है ये 2024। ठीक है, तो पहले एमएसएमई पॉलिसी थी 2000 जो अपन बात करें तो इससे लेटेस्ट वाली 2022 वाली थी। ठीक है, 17 सितंबर जो इंजीनियरिंग डे के दिन जो है वहां पर जो है 15 सितंबर और 2 दिन 17 सितंबर को जो है वो पॉलिसी लॉन्च हुई थी, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, एक्सप्रेस जो टॉपिक है लगातार चल रहा है। और इकोनॉमिक सर्वे का एक नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हम कुछ स्कीम की बात करते हैं। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है ये बनी थी 25 अक्टूबर 2019 को। काम क्या एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, एक्सपोर्ट की डेटा भी बड़ी फेमस है, आगे डिस्कस करेंगे हम। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कब बनी है 8 नवंबर 2019 को बनी है, इंपॉर्टेंट है। पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल, फिर उसके बाद में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनती है। फिर रिप्स जो है अभी रिसेंटली नई भी आई है 2022 जो कि अभी आई है 7 अक्टूबर 2022 को। 7 अक्टूबर जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उस टाइम जो इन्वेस्ट इन राजस्थान समिति हुआ था। बात करेंगे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये क्या करता है, प्रोवाइड मार्जिन मनी सब्सिडी फॉर लॉन टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइजेज इन द सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके बाद बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 17 सितंबर 2023 को आई है, टू बेनिफिट आर्टिसंस इन 18 ट्रेड्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब जो भी हस्तकार हो गए, स्लिप वाले हो गए, उन लोगों के लिए जो स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। राजस्थान के अंदर बात करें सीएम स्मॉल इंडस्ट्री प्रमोशन स्कीम, यानी अपन बात करें लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो कि 13 दिसंबर 2019 की है, जिसके अंदर आज 2023 में भी क्वेश्चन था कि मैक्सिमम 10 करोड़ तक लोन, 5% जो है सब्सिडी, इस तरीके से 25 5 10 ये ध्यान रखेंगे 25 लाख मिनिमम है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें 1% एक्स्ट्रा जो बेनिफिट दिया जाता है सब्सिडी से रिलेटेड, तो ये स्कीम आई थी 8 सितंबर 2022। फिर बात करें सीएम स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसको कोई वाहन खरीदना है उससे रिलेटेड स्कीम है, बड़ी काम की है, ये आई थी जो है अपन बात करेंगे 8/9/2022 को। फिर एक स्कीम है सीएम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्कीम, जो कि आई थी 19/5/2023 को। ये क्या है, एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर एंड अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर्स। ठीक है, अभी फिलहाल डेट याद करनी, बाकी इकोनॉमिक सर्वे जब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे स्कीम को और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा ये पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंदर, जो नई औद्योगिक नीति राजस्थान के अंदर फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1978 में आई थी। ठीक है, और राजस्थान के अंदर बात करें तो 36 जिला उद्योग और 8 उपकेंद्र है, उनकी स्थापना हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी रिसेंट की 2019 की 2019 में ये 10 पॉइंट फार्मूला है। राजस्थान रिप्स स्कीम 2019 की है, इसके अलावा ये 2022 में भी आई है। एमएसएमई पॉलिसी 2022 की है, और हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है 2022 की है, और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन 2022 हमने डिस्कस कर लिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है चीजें रहने वाली। अब हम बात करेंगे राजस्थान की जो है सेक्टर वाइज क्या-क्या जो है चीजें वो डिस्कस करने वाली। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने जीएसडीपी जीडीपी करंट प्राइस आप जरूर देखना, जिसके अंदर मैंने कुछ ट्रिक्स बताई है जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। राजस्थान इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो हम करंट प्राइस पे बात करें तो 28.21% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, और कांस्टेंट प्राइस पे बात करें तो 29.84 के आसपास कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ अगर हम देखें जो आपको दिख रही होगी 2011-12 तो बेस ईयर से 2023-24 को हम देखेंगे 12.43%। कितनी है 12.43%, तो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जीएसपी कांस्टेंट प्राइस में कितनी इंक्रीज हुई है, तो ये आप पिछला वीडियो जरूर देखना, यहां से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हमने उसको बहुत अच्छे से याद किया था कि भाई इस तरीके से कि मान लो 2022-23 से 2023-24 में कितनी ग्रोथ रेट हुई है, तब हमने याद किया था कि भाई इंडस्ट्री को जो है 10 इस तरीके से मतलब एग्रीकल्चर में 2% जो है कांस्टेंट प्राइस पे, तो करंट पे 10 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हमने इंडस्ट्री की 12% है जो अभी देख रहे हैं आप पिछले साल की तुलना में, तो ये जो है करंट पे 15 हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने जो है जो सर्विस वाला याद किया था। ठीक है, जिसको हम जो है तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, मतलब वो था 6 का जो है 2 गुना कर दिया 12। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, मतलब 6% जो थी वो 12, वैसे करके ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्राइस पे 4% लगभग 5 हो गया, और जीएसपी करंट प्राइस पे जो है लगभग हो गया अपना 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला इंडस्ट्री स्टेटस से रिलेटेड। इसके अलावा बात करें इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ ये होगी कांस्टेंट करंट वाला, ये सीएजीआर वाला है। ठीक है, तो सीएजीआर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको भी हमने मतलब ट्रिक से याद किया था, तो आप एक बार ट्रिक जाके जरूर देखना। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर। अब बात करें टोटल की ये सारी चीजें होगी 12 और 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इंडस्ट्री के अंदर अलग-अलग सब सेक्टर है, तो इंडस्ट्री के अंदर सब सेक्टर है कितने हैं, 4 आपको दिख रहे हैं मेन मोटे-मोटे। ठीक है, तो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जीडीपी कंट्रीब्यूशन अपन बात करें करंट प्राइस पे तो कितना है 28.21% है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ईजीडब्ल्यू और माइनिंग ये है सब सेक्टर इंडस्ट्री के, जैसे एग्रीकल्चर के क्रॉप्स हो गया, ठीक है, फसल हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया। इसी प्रकार आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर, तो क्वेश्चन बड़ा फेमस है, देखो निर्माण और विनिर्माण बड़ा कौन है, तो वी मतलब 4 अक्षर है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे करके तो ये ध्यान रखना आपने सबसे ज्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है जो आप देख रहे होंगे 42.27, तो ये क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कौन सा है, सारे याद नहीं करने होते। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे कंस्ट्रक्शन का, विनिर्माण, फिर उसके बाद जो है माइनिंग का, और फिर ईजीडब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई। अब एक क्वेश्चन फेमस है जो आता है कि आईआईपी के अंदर कौन सा मिले, तो आईआईपी के अंदर ट्रिक है मामी। ठीक है, मम्मी, ई से इलेक्ट्रिसिटी,
इसके अलावा जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग हो गया मा और मी से माइनिंग हो गया, ठीक है? तो ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन गैस वाटर सप्लाई इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखेंगे। बात करते हैं भाई किन सेक्टर के अंदर ग्रोथ रेट कितनी इंक्रीज हुई, तो हमने बात की इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर तो पिछले साल जो है बात करें तो 12.43% की जो है ग्रोथ रेट देखी गई, और इसमें आप सबसे ज्यादा देखोगे तो आपको मिलेगी इसके अंदर पिछले साल की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र में जो है 19.57। अब आपको पता है निर्माण और विनिर्माण का मतलब है कि हम चीजें बनाते नहीं है, ठीक है? बनी बनाई चीजों को यूज करते हैं, ठीक है? मतलब प्रॉपर मटेरियल नहीं बनाते इस तरीके से, और निर्माण में क्या है, चीजें निर्माण जो है निर्माण करना पड़ता है, ठीक है? इसलिए जो है इस सेक्टर में तो इसका मतलब हमें जो है इस पे कंस्ट्रक्शन पे जोर देना चाहिए, ठीक है? बजाय कि जो है मैन्युफैक्चरिंग की। तो विनिर्माण और निर्माण एक बार जरूर आप जो है डिफरेंस जो है आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर उसके बाद बात करें आईआईपी, तो आईआईपी ध्यान रखें तो मेजर शॉर्ट टर्म चेंजेस इन इंडेक्स बिल्कुल सही है, एक मंथली पब्लिश होता है, बेस ईयर 11 12 ऐसे ही जो है आप बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स उसका 1999 से 2000 है, इसी प्रकार जो है आप बात करें बेस ईयर इसका जो है 11 12 कैटेगरीज माम याद कर लो, मा मीम की कंपाइलेशन मंथली बेसिस होता है, पर्पस क्या है, रीडिंग इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस जो है ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ से राजस्थान के मेजर इंडस्ट्रीज में, तो उसमें आपने को ध्यान रखना है भाई राजस्थान के अंदर पहली जो सूती वस्त्र मिल थी वो थी नाम था कृष्णा मिल लिमिटेड। क्या नाम था? कृष्णा मिल लिमिटेड जो है ये थी, ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है? कृष्णा मिल लिमिटेड, तो कृष्णा मिल लिमिटेड कहां पे है, तो ये है ब्यावर अजमेर के अंदर। कहां पे है? ब्यावर अजमेर में। ध्यान रखना फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन राजस्थान की प्राइवेट मिल थी, तो ध्यान रखना। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारी देखो, तो इसमें जो है अपने को ये याद करना, बाकी मिले जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है, महालक्ष्मी हो गया, एडवर्ड मिल हो गया, ज्यादातर देखो ब्यावर में ही है, ठीक है? विजय कॉटन जो है अजमेर में है। इसके अलावा कोऑपरेटिव वाली थोड़ी ध्यान रखना, पूछी जा सकती है, ठीक है? तो जो है गुलाब का हलवा से याद करो, ठीक है? गंगापुर, गुलाबपुरा और हनुमानगढ़, गुलाब का हलवा कोऑपरेटिव, ठीक है? कोऑपरेटिव। तो ये तो हो गई अपने जो है सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल 1890 कृष्णा मिल, ध्यान रखनी। इसके बाद बात करें अपने की मिल और फैक्ट्रीज की, तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भी है जो कि भीलवाड़ा में है, ठीक है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, और इसके अलावा महाराजा होगी, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल होगी 1960। तो ये अलग-अलग टाइप की जो है आपको इंडस्ट्रीज पता होनी चाहिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं शुगर मिल। शुगर मिल की बात करें तो राजस्थान के अंदर पहली जो शुगर मिल है कुछ आया वो भी है, ठीक है? भोपाल सागर जो है चित्तौड़गढ़ इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है शुगर मिल आप देखोगे ये मेवाड़ शुगर मिल नाम था, भोपाल सागर 1932 के अंदर फर्स्ट शुगर मिल इन राजस्थान, और ये प्राइवेट थी, ठीक है? इसके अलावा बात करें तो गंगापुर जो है आपकी, तो गंगानगर शुगर मिल बड़ी इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम आते रहते हैं। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, स्टेट एक्वायर्ड 1956, ठीक है? तो इससे रिलेटेड शराब की बोतलें बनाई जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। कोऑपरेटिव में क्वेश्चन आता है किसो जो है किसो राय पैटर्न जो कि कहां पे बूंदी के अंदर है, ये भी आपको थोड़ा सा आईडिया होना चाहिए किसो राय पैटर्न, ठीक है? बाकी जो है ये इसके बाद बात करें अपन यहाँ पे, तो आपको जो है मैं अगर बताऊं यहाँ से कुछ चीजें कि भाई गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड के बारे में, तो इनिशियल कॉर्पोरेशन 1945 वैसे स्थापना इसकी 1937 में होती है, ठीक है? 1937 1945 बीकानेर इनिशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका नाम था। फिर उसके बाद जो है 1 जुलाई 1956 को स्टेट गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया, ठीक है? इसके बाद बात करें अपने सीमेंट की, तो फर्स्ट सीमेंट प्लांट राजस्थान के अंदर था 1915 में, जगह है लाखेरी बूंदी सीमेंट प्लांट पहला, ठीक है? फिर उसके बाद में ग्लास का देखोगे तो हाई टेक्निकल प्रिसिजन ग्लास है धौलपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर इंपोर्टेंट है, ठीक है? फिर एक आता है वूल, यानी ऊन का स्टेट वूलन मिल कहां पे है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है? बीकानेर के अंदर है, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ मेजर इंडस्ट्रीज है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो आज की क्लास को हम ये रखते हैं, कैसे लगी क्लास जरूर बताएंगे, ठीक है? मिलते हैं तब तक अपना ध्यान रखें क्लास। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक जो है ये कौन निकालता है, ध्यान रखना, नीति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस बार आप देखोगे इंडस्ट्री वाले टॉपिक में तो ये ईपीआई इंडेक्स नहीं है, क्योंकि ईपीआई इंडेक्स जो है लास्ट जो जारी किया गया है ये थर्ड एडिशन है 2022 में, ठीक है? तो अभी तक के डेटा में यही मिले, तो यहां से ध्यान रखना थर्ड एडिशन है 2022 में जो है यहां जारी किया, ये 4 पिलर है इसके, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन मेंस के भी काम का है, ठीक है? 4 पिलर में एक तो पॉलिसीज है यानी नीतियां, बिजनेस इकोसिस्टम है, इसके अलावा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, इन चार बेस पे जो है टॉप जो स्टेट है, हाईएस्ट जो टॉप किया है वो तमिलनाडु और सेकंड है महाराष्ट्र, और राजस्थान की रैंक कौन सी है? 13 रैंक है। अब इसमें अलग अलग टाइप की कोस्टल होगी, लैंडलॉक्ड होगी, इस तो आपको ध्यान रखनी राजस्थान की जो है स्थलबद्ध श्रेणी इन लैंडलॉक्ड में जो है कौन सी रैंक है? 6 है। तो ये जो है हमने डिस्कस किया, और अब हम बात करते हैं राजस्थान में इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन-कौन सी स्कीम है जो हमें डिस्कस करनी है। आगे बढ़ने से पहले आईएएस के लिए स्पेशल अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हो, राजस्थान जी के आपको मजबूत करना है, तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। और भी जानकारी के लिए आप देख सकते हैं, ये एमएसएमई पॉलिसी 2024 आई है। एमएसएमई 2024 के अंदर कुछ डेटा जो ध्यान रखने हैं आपको, जैसे अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 36% के आसपास है, और एक्सपोर्ट में जो है 45%, इसलिए एमएसएमई सेक्टर बहुत हमारे लिए जो है जरूरी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा एक हमने और भी टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सर्विस सेक्टर जो है टॉप पे है, फिर उसके बाद में जो है इंडस्ट्री है, और फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर है। अगर बात करूं करंट प्राइस में, तो इंडस्ट्री का जो योगदान जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो आपको याद करना 28.21%, और कांस्टेंट जो 2011-12 की प्राइस पर है वो है 29.84%। साथ में इसके अलग सब सेक्टर भी है, तो उसमें ध्यान रखना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण सेक्टर है, वो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। यहां से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सरकार क्या क्या पॉलिसी लेके आई है, ध्यान रखना यूआरपी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये एमएसएमई पोर्टल जो है अगर बात करें तो रजिस्टर करने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, वन स्टॉप सर्विस होना चाहिए, इसलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया गया। ये कब बनाया गया? 1 जुलाई 2020 को। डेट याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या है पर्पस इसका? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एमएसएमई इन इंडिया, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें सरकार ने और क्या क्या जो है एफर्ट लगाए, तो एक राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट जो है ये 2019 का लाया गया। तो एक्ट जो एमएसएमई एक्ट है 2019 का, ध्यान रखना, ये आया 17 जुलाई 2019, ठीक है? इसका भी ऑब्जेक्टिव जो है प्रमोट बाय स्मूथ एंड हैसल फ्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एमएसएमई इन राजस्थान। इसके अलावा राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल, ये पोर्टल जो है देखो ऊपर जो है यहां पे देख रहे होंगे आप, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल यूआरपी, और ये राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल इंडस्ट्रियल फ्रंट पोर्टल जो है ये 12 जून 2019 का है। तो आसपास मतलब 2019 के पर्पस क्या? प्रोवाइड असिस्टेंस टू एमएसएमई, एमएसएमई को जो असिस्टेंस देना, ठीक है, गाइड करना, इंसेंटिव। अगर बात करें अपॉन सबमिटिंग और इंटेंट डिक्लेरेशन यानी आईडी, एमएसएमई रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट एग्जेम्प्टिंग देम फ्रॉम अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन फॉर 3 ईयर, 3 ईयर का जो है उसको एग्जेम्पशन मिलता है। इसके अलावा आप बात करें मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखना। इसके लिए अगर बात करें तो ये किसके लिए है? तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु इंडस्ट्रीज के लिए, ध्यान रखना, मैक्रो के लिए नहीं है। लॉन्च डेट अपने जो है बात करें तो सरकार 13 दिसंबर 2019 ये डेट याद करेंगे, टू प्रोवाइड लॉन्च फैसिलिटी फॉर एमएसएमई। टारगेट क्या है? 25, इसके बाद 5 और 10 करोड़, 25 लाख पे जो है कितना मिलेगा? 8% सब्सिडी, 5 पे 6, 5 करोड़ पे 6% सब्सिडी, 10 करोड़ पे कितना? 5% सब्सिडी। ऐसे ही एक स्कीम आई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसमें जो है एक एक्स्ट्रा दिया गया, मतलब 25 पे 9%, 5 पे 7%, 10 पे 6%, तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगी, वो भी हम बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एमएसएमई इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया है, ऑल डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर डीआईसी इन राजस्थान, साथ में प्रोवाइड गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू एमएसएमई इन्वेस्टर, ये ध्यान रखेंगे। राजस्थान के अंदर अभी एमएसएमई पॉलिसी 2024 की आ गई है, लेकिन यहां से अगर बात करें एमएसएमई पॉलिसी 2022 कब आई? तो 17 सितंबर 2022 को आई है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन अक्रॉस ऑल एमएसएमई कैटेगरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। की प्रोविजन की बात करें तो और भी बहुत सारे जो है प्रोविजन आप देख सकते हो, किनको फायदा मिलेगा, सीएसटी डिफरेंटली लेवल इन एंटरप्रेन्योर को जो स्पेशल प्रोविजन मिल रहे हैं, किसी को इंसेंटिव मिल रहे हैं, ठीक है? और भी बहुत सारी जो है मंडी में छूट हो गई, एग्जेम्पशन वगैरह हो गया, ये भी बहुत सारी चीजें। इसके अलावा बात करें सबसे बड़ा एक्सपोर्ट वाला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था, इसको जो है ट्रिक इसकी बहुत इजी है, इंजीनियरों गुड मॉर्निंग, ठीक है? टैक्स आज से दो, ऐसे बहुत इजी हो जाएगा। टॉप नंबर 1 जो है इंजीनियरिंग गुड्स है, फिर उसके बाद में जो है जेम्स एंड ज्वेलरी है, फिर उसके बाद मेटल है, ठीक है? फिर उसके बाद टेक्सटाइल है, और फिर उसके बाद हैंडीक्राफ्ट है। तो टॉप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इंजीनियरिंग गुड्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो अपना जो एक्सपोर्ट 2023-24 कितना रहा है? 84,704 करोड़, पिछले साल से 7.62% बढ़ा है। इंजीनियरिंग गुड्स का लगभग 20% है, याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं।
इसके अलावा बात करें तो राजस्थान की जो है हाल ही में स्पेशल जो है एमएसएमई की कुछ परिभाषा चेंज की गई, तो वहां पे ध्यान रखनी है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम, और यहां से बात करें दो तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। यानी 1 करोड़ अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर 5 करोड़, तो आप किसमें आओगे? माइक्रो, ठीक है। तो बहुत इजीली जो है ये हो जाएगा। कमेंट नहीं बताना कब चेंज किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 के अंदर चेंज किया गया, ठीक है, जुलाई जुलाई। अब तीन बड़ी स्कीम जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तीन बड़ी स्कीम, पहली स्कीम का जो नाम है वो है मुख्यमंत्री स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, है ना। किसी को जो है वाहन लेना है तो वाहन लेना क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका एक इंपॉर्टेंट दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव क्या, प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एप्लीकेंट। इनकी एज होनी चाहिए 18 से 45, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है याद करनी है। की फीचर्स क्या है कि ग्रांट फॉर परचेजिंग स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, लघु वाहन जो है वाणिज्यिक रोजगार योजना है ये, तो छोटा वाहन लेना है तो आप 15 लाख तक ले सकते हैं, ठीक है, 15 लाख तक। और ग्रांट कितनी मिलेगी आपको, या तो 10% मिलेगी या फिर जो है 60,000 रुपए आपको सरकार छूट देगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अप टू 15 लाख और 60,000 व्हिच इज एवरेज लेस, जो भी कम है वो, ठीक है। द ऑन रोड प्राइस ऑफ द व्हीकल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, एडिशनल ग्रांट भी जो है सरकार देगी आपको। एप्लीकेबल की बात करें तो तीन व्हीकल कंपनी से आप ले सकते हैं, सब कंपनियों से नहीं, तीन कंपनी दे रखी है, पहली टाटा मोटर, दूसरी अशोक लीलैंड, तीसरी महिंद्रा महिंद्रा, ठीक है। ये ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद स्कीम जो मैंने आपको बताई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राजस्थान दलित ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन स्कीम जो कब की है, 2022, ये ध्यान रखनी है। क्या इसका टारगेट है, तो ये स्पेशल किसके लिए, इंश्योर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एससी एसटी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। आईपीएस यहां पे गलती कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और ट्रेड की इंटरेस्ट सब्सिडी में बताया 25 पे पहले 8 था, वहां पे 9 कर दिया, 5 में 7 कर दिया, 10 में 6 कर दिया। इसके अलावा मार्जिन मनी की ग्रांट भी मिलती है, जैसे मान लो आप जो है अपने प्रोजेक्ट की 25 लाख कॉस्ट है, ठीक है, 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 25 लाख। इसके अलावा ये जो स्टेट जीएसटी, इस पे भी 100% रिफंड है 7 साल के लिए, तो ध्यान रखना 7 ईयर है फॉर एससी एसटी एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या होता है इसके अंदर, तो आप देखो ट्रेनिंग प्रोवाइड बाय द इंडियन चैंबर ऑफ सीआईए जो है वो सीआईए जी कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री, वो आपको जो है ट्रेनिंग भी देगी और एस्टैब्लिशमेंट इनक्यूबेशन सेंटर में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एक लास्ट जो स्कीम वैसी मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन स्कीम, ये आई थी 19 मई 2023, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के इकोनॉमिक सर्वे में नहीं, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में है, तो सी मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता प्रोत्साहन स्कीम जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना 18 से 35 है, गाड़ी लोगे 18 से 45 और नहीं तो 18 से 35, ठीक है। तो प्रोवाइड नॉन सपोर्ट टू एजुकेट यूथ, यानी यूथ का यूथ 18 से 35, इस नहीं 18, ठीक है। इसमें बात करें कितना है, इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर 5 ईयर, 5 साल की सब्सिडी मिलेगी। कितने, 25 लाख पे 8, 25 पे 8, 1 करोड़ पे चाहिए, याद करना। हाईएस्ट कितनी है, 1 करोड़ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। 6% लोन अप टू एक जो है 1 करोड़ अगर आप लोन लोगे तो आपको 6% जो सब्सिडी मिलेगी। एडिशनल की बात करें, वन टाइम मार्जिन मनी ग्रांट अप टू 5 ईयर, अगर आप एक साथ पैसे कर देते तो उसमें इसके अलावा मेल एंटरप्रेन्योर को 10% फॉर मेल एंटरप्रेन्योर, 15% जो फीमेल एंटरप्रेन्योर को यहां से ग्रांट मिलेगी। स्कीम एक्सटेंडेड, अभी स्कीम एक्सटेंड हो गई है 31 जुलाई 2024, ठीक है। इसके अलावा बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ राजस्थान, अभी नई पॉलिसी जो है लास्ट वाली पॉलिसी आई है 1 जुलाई 2019, 10 पॉइंट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहां से। तो अभी तक बात करें तो 7 पॉलिसी आई है, पहली पॉलिसी राजस्थान 1978, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सीएसआर वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जो की बात करें सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। यहां से एक शेड्यूल याद करना, 7वें शेड्यूल में दे रखा है। इसमें क्या क्या दे रखा है, तो अपन बात करें यहां से नेट प्रॉफिट कंपनी का 5 करोड़ होना चाहिए, नेट वर्थ 50 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। और टर्नओवर 1000 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो नेट वर्थ 500 करोड़ है यहां से, ठीक है, और टर्नओवर 1000 करोड़। अब इसमें क्या करना है, 3 साल का प्रॉफिट जो भी आपको मिलता है किस पे, नेट प्रॉफिट पे आपको कितना देना है, 3 साल के लिए 2% देना है, ठीक है। मान लो जैसे 10 करोड़ आपका प्रॉफिट कमाया लगातार 3 साल से, तो आपको 2% जो है किसको दोगे आप, तो अलग-अलग सेक्टर पे खर्च करेंगे, अपना एजुकेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। जो भी सीएसआर के शेड्यूल 7 में जो भी चीजें आती है उस पे हम पैसा करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इन राजस्थान, ठीक है। इसमें याद करना कि अथॉरिटी का इंफॉर्मेशन क्या है, प्राधिकरण बनाया गया, कब बना, याद करना 2019 नवंबर 6, ठीक है, 6 नवंबर 2019। इसके अलावा बात करें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो राजस्थान को जो है कोई भी छोटे-छोटे आप अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाते हो तो उसमें हेल्प मिलती है, लोन देती है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी संस्था है बीआईपी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है, निवेश संवर्धन ब्यूरो, 1991 में इसकी स्थापना होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट इन्वेस्टमेंट फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, किसके लिए, तो यहां भी है कि भाई जिसके पास अगर 10 करोड़ रुपए आपके पास है तो आप इसके पास हो, ठीक है। और ये जो है किस तरीके से कहां निवेश करना बताएगा, अट्रैक्ट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ओवर 10 करोड़, तो वहां पे कमिटी बैठती है, स्टेट लेवल की कमिटी बैठती है, उसमें जो है सीएम होते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, इस तरीके से। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, प्रोवाइड सर्विस फ्रॉम 16 डिपार्टमेंट एट वन लोकेशन, एक ही जगह जो है आपको सारी हेल्प मिल जाती है। वीआईपी वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1991 में एलपीजी के आसपास का, ठीक है। इसके अलावा बात करें रिको, तो राजस्थान में रिको की स्थापना कब होती है, 1980, ये सर्वश्रेष्ठ मतलब औद्योगिक शीर्ष संस्था है राजस्थान की। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इसका काम क्या है, इसका काम है बहुत सारे जो है पार्क बनाना, ठीक है, जैसे अपने जापानी पार्क हो गया, इनके इनके ये काम है, ठीक है। इसके अलावा सेज की स्थापना करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ओपनिंग स्मॉल एंड मीडियम जोन, टेक्निकल एडवाइस, मर्चेंट बैंकिंग की डेवलपमेंट क्या है, प्लस न्यू इंडस्ट्रियल इसने अभी हाल ही में डेवलप किया है, ठीक है। अगर बात करें यहां से इंपॉर्टेंट है 4 है जो फूड पार्क है, कहां पे है, तो यहां से बोला जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर, तो ये 4 जो है इसने एग्रो फूड पार्क की स्थापना कौन करता है राजस्थान में, तो ध्यान रखना है रिको। ड्राई फूड की स्थापना कौन करता है, तो राजसिको, ठीक है। ये याद रखना, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग एरिया तिवरी जोधपुर के अंदर है, ये बार-बार इकोनॉमिक सर्वे में आ रहा है। जापानी पार्क ध्यान रखना, दो जगह नीमराना अलवर और किलोट अलवर, ठीक है। इसके अलावा कोरिया का भी है, कोरियन पार्क भी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन राजस्थान में बहुत सारे हैं, पर मेनली जो प्राइवेट और गवर्नमेंट का है वो है महिंद्रा महिंद्रा, कौन सा है, महिंद्रा महिंद्रा है जयपुर वाला। इसके अलावा और भी जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखे हैं, मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, जो भी कहां पे है, बोरानाडा जोधपुर, ये इंपॉर्टेंट है, अभी नया जुड़ा है मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहां पे है, तो आपको याद करना जम्मू और रामगढ़ जो है थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में है, ये आईआरआरपी, ठीक है। इसके अलावा बात करें स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जो है ये कहां बन रहा है, ये खुसखेड़ा भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, जो हमने डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिस्कस किया था, तो वहां पर दो इन्वेस्टमेंट रीजन और जो है 3 इंडस्ट्रियल रीजन, तो राजस्थान का 38% जो है भाग गुजरता है डीएमआईसी का, वहां पर ये ध्यान रखना कि भी हमने पढ़ा था। जेम्स एंड ज्वेलरी अब कहां पे, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान में और भी बहुत सारे आगे जैसे बात करें, राजस्थान राइजिंग समिट हो रहा है 9 से 11 दिसंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर बहुत सारे एमओयू और सरकार जो प्रमोट कर रही है बाहर जाके विदेशों में, जैसे मान लो अपने जापान हो गया, टोक्यो हो गया, ठीक है, उस जगह दक्षिण कोरिया हो गया, वहां से बहुत सारे लोग इन्वेस्टर आएंगे और राजस्थान इन्वेस्ट करेंगे सोलर एनर्जी के लिए, बहुत सारी जो है रिन्यूएबल एनर्जी इसके लिए। तो इंडिया स्टॉक मार्केट से होता है, इसका बार वाइड ध्यान रखना कहां पे हुआ है, सीतापुर जयपुर में हुआ है, ठीक है। 1 से 4 फरवरी 2024 को हुआ है, याद करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा राशिको की स्थापना 1961, रिको की स्थापना 1980, बीआई की स्थापना 1991, ठीक है। और रूडा की स्थापना हुई नवंबर 1995, रूडा भी इंपॉर्टेंट है जीआई टैग के लिए। तो फंक्शन क्या क्या है, ये फंक्शन करता है सपोर्ट स्मॉल इंडस्ट्रियल आर्टिसंस, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है राजस्थली, तो राजस्थली तो किससे रिलेटेड है, तो ये अपने राजसिको से, ठीक है। राजस्थली के अलग सेंटर जैसे राजस्थान में जयपुर उदयपुर, बाकी इंडिया के अंदर दिल्ली और कोलकाता, ठीक है। तो मैंने ड्राई पोर्ट ये मतलब जो भी शुष्क बंदरगाह है उनकी स्थापना करना, जो कि जयपुर जोधपुर भीलवाड़ा में। इसके अलावा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है, इनका भी काम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ड्राई पोर्ट की स्थापना कौन करता है, राजसिको। इसके अलावा राजस्थान में मेडिकल पॉलिसी भी आई है, मेडिकल पॉलिसी का भाई 17 सितंबर 2022, ये ध्यान रखना है। वैलिडिटी इसकी मार्च 2026 तक है। ये अगर बात करें तो 5 साल की है, जॉब इन नेक्स्ट 5 ईयर कितनी, क्रिएट 50,000 जॉब, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। एक्ट कौन सा है, 1951, स्थापना हुई 1955 में। ये छोटे-छोटे लोन देता है, 20 करोड़ जो है अप टू जो है, और भी इससे रिलेटेड प्लैटिनम स्कीम, गोल्ड स्कीम, ये देखो गोल्ड कार्ड स्कीम, प्लैटिनम कार्ड, फ्लेक्सी लोन, सिंगल विंडो स्कीम, सर्विस सेक्टर स्कीम, स्विच लोन स्कीम, बहुत सारी स्कीमें जो यहां से चलती है। इसके अलावा और भी सरकार ने प्रमोट करने के लिए अलग-अलग पॉलिसी बना रखी है, जिसको हमने और भी डिटेल में डिस्कस किया। एक वीडियो आपको मिलेगा 10 मिनट एक्सप्रेस का, तो वहां पे ये सारी स्कीम ऑल गुड, ठीक है। नैंसी सर ऐप में लाइव वीडियो पॉज नहीं होती कोई, अच्छा सर ऐप में लाइव वीडियो पॉज नहीं होती है, कोई वीडियो मिस हो जाती है तो बाद में रिकॉर्डेड देखनी पड़ती है, ऑप्शन नहीं है, नहीं पॉज का है। नैंसी ठीक है, इस पे बात करते हैं, मैं सर से बात करता हूं, एक बार थोड़ा सा मुश्किल रहता है, साथ-साथ नोट्स बनाने समझ रहा हूं। वो सर आंसर बताइए जरा।
दिसंबर 2024 ये थोड़ा अलग है, उनको अलग कर दिया। दिसंबर 2024 को पीएसएलवी C59 1 ने प्रोब 3 उपग्रह को एक आईआर ऑर्बिट में लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रोब 3 के बारे में सही है? तो हमारा सीधा उद्देश्य ये है कि प्रोब 3 मिशन का उद्देश्य 2025 मंगल ग्रह पर लैंडिंग नहीं करना, बात खत्म। बाकी सारे सही। तो याद रखना हमने किसके साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए, किसके साथ किया है? ईएसए। ये सारी एजेंसी आपको पता होनी चाहिए, जैसे जापान की है जाक्सा, ठीक है, ऐसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ईएसए, ईएसए, ठीक है। इसमें से दो उपग्रह शामिल है, कौन से है याद करना, दो कॉर्नोग्राफ स्पेसक्राफ्ट है और एक ऑक्यू ऑक्यूटर स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ध्यान रखना इसका उद्देश्य सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करना, ठीक है। और सतीश धवन से पीएसएलवी C59 यानी लेटेस्ट कोई इसरो का मिशन है वो है पीएसएलवी CS59, ठीक है, C59। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बात करें अगर इस मिशन के बारे में, मिशन के बारे में, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च पीएसएलवी C59 रॉकेट विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यही क्वेश्चन आएगा, देखना ये गारंटी क्वेश्चन छप गया, ठीक है। प्रोब 3 सैटेलाइट क्वेश्चन ये आएगा किसके साथ, ठीक है। तो ध्यान रखना यूरोपियन स्पेस एजेंसी नॉट नासा। बात करें यहां पे तो इस मिशन के बारे में क्या-क्या चीजें हैं तो याद करना है। फर्स्ट प्रिसिजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन, इट इन्वॉल्व ए पेयर ऑफ सैटेलाइट फ्लाइंग टुगेदर इन ए फिक्स्ड कॉन्फिगरेशन, इट इज फॉर्मिंग ए सिंगल लार्ज रिजिड स्ट्रक्चर इन स्पेस, ठीक है। अब ये प्रॉपर इसकी देखोगे आप तो जो पीएसएलवी है ना उसकी हाइट कितनी होती है, तो उसकी हाइट होती है लगभग 44 मीटर, ठीक है, 45 मीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। मास लगभग ये आप देख लो 320, ठीक है, इसका टन होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या यूज करते हैं तो आपने को ध्यान रखना है PSOMXL प्लस में S139, 6 तो कितने 6 जो है हम यूज करेंगे PSOMXL, ठीक है, और ये यूज करेंगे S139। सेकंड स्टेज में होता है PL40, रटा मारना सीधा सीधा, ठीक है। थर्ड में होता है HPS3, क्या होता है HPS3, ठीक है। और फोर्थ स्टेज में होता है L2.5। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हम क्रायोजेनिक यूज करते हैं ना जीएसएलवी के अंदर, तो क्रायोजेनिक के अंदर अभी हाल ही में कौन सा हम इंजन यूज कर रहे हैं तो CE20, ठीक है। पहले हम लगभग 7.5 था, अब CE20 है ना। क्रायोजेनिक इंजन जो है कौन सा है 20 यूज कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे याद जीएसएलवी की तीन स्टेज है, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक। और एक दिन क्लास में हमने डिस्कस किया था काफी सारा, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए वाला L2.5, ठीक है। और ये मिशन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। स्वावलंबन योजना, तो राजस्थान में स्वावलंबन योजना ध्यान रखना किससे रिलेटेड है। ये योजना है टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन, विडोज, सेपरेटेड वुमेन एंड रूरल वुमेन, यानी स्पेशल वुमेन से रिलेटेड है। ऐसे ही कल मैं बता रहा था शक्ति सदन योजना, क्या बता रहा था, शक्ति सदन योजना, शक्ति सदन योजना। ये भी स्पेशल किससे रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है। शक्ति सदन योजना इसके बारे में जरूर पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट है शक्ति सदन योजना, ठीक है। शुरू की हम क्लास लेके आए थे, वहां पर सारा रिवीजन करवाया था। अगला राजस्थान में प्रोग्राम चल रहा है मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, यानी ये किसके लिए है, जो वेस्टर्न राजस्थान में गरीबी को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान बहुत पहले चला था, ठीक है। इस प्रोग्राम को सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, एडीबी कर रहा है या फिर जाक्सा कर रहा है, जाइका कर रहा है, ठीक है, या फिर जो है आईएफएडी कर रहा है और रतन टाटा या फिर कनाडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना इस प्रोजेक्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है, एक तो आईएफएडी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और इसके अलावा रतन टाटा ट्रस्ट, ठीक है। रतन टाटा ट्रस्ट जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, 2007 में लॉन्च हुआ था। तो अभी वैसे प्रॉपर ठीक ठाक कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह चल रहा है पर उस टाइम बहुत ज्यादा चर्चा में था ये, ठीक है। तो पॉवर्टी रिडक्शन इनिशिएटिव है, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2007, रतन टाटा ट्रस्ट और आईएफएडी। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एम पावर, एम पावर यानी एम मिटिगेटिंग, पीओ पावर, डब्ल्यू वेस्टर्न और राजस्थान, एम पावर, ठीक है। एम पावर क्या है, एम पावर, ठीक है। अब इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट जो हमने पढ़े थे, कम से कम 8-10 प्रोजेक्ट जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे राजस्थान में अगर बात करें मरु क्षेत्र के लिए, डेजर्ट एरिया के लिए प्रोग्राम चल रहा है, उसको फंड कौन कर रहा है, पैसे कौन दे रहा है, एनडीबी, ठीक है, कौन दे रहा है, एनडीबी। ऐसी हमने बात करी थी आरएफबीडीपी, राजस्थान फॉरेस्ट्री बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट, उसको कौन पैसे दे रहा है, एएफडी यानी फ्रांस की एजेंसी दे रही है। ऐसे ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पड़ा था, उसको कौन दे रही है, केएफडब्ल्यू, केएफडब्ल्यू फ्रैंकफर्ट जर्मनी। ऐसी राजस्थान में एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस का एक योजना चल रही है, उसको कौन पैसे दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, ठीक है, कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक। तो ये कुछ पता होनी चाहिए। जयपुर मेट्रो चल रही है, उसको कौन पैसे दे रहा है, एडीबी, ठीक है। राजस्थान में शहरी क्षेत्र यानी अर्बन की बात है या इन्वेस्टमेंट की बात है तो वो पैसे कौन दे रहा है, ये दे रहा है एडीबी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और विकास से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, उनको पैसे कौन देता है, वर्ल्ड बैंक। तो ये सारे याद करने, ठीक है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम हैज बीन मेड कंपल्सरी इन राजस्थान। देखो ये नर्मदा से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नर्मदा से हमने 2021 का भी डिस्कस किया, नर्मदा से क्वेश्चन 2018 का भी पूछा गया, मतलब राजस्थान के इरिगेशन प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, नर्मदा जो नहर है उसमें मैं बात करूं तो ये बाड़मेर और जालोर दो जिले लाभान्वित हैं इसके, ठीक है। मतलब सबसे कोई बोले बेनिफिशियरी कौन है तो बाड़मेर, मीठा पानी आता है इसकी वजह से। तो लोग बोलते हैं बाड़मेर या थार की जब बात करते हैं पानी नहीं, पानी खूब मीठा पानी, हम तो मीठे पानी से नहाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना। परवन, परवन प्रोजेक्ट जो है वो अपने चलता है ईस्टर्न राजस्थान में, ठीक है। परवन, परवन परियोजना और धौलपुर, धौलपुर में, ठीक है। नर्मदा जो कैनाल प्रोजेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है। तकली जो है ये कोटा में, ठीक है। तकली ये होता है स्प्रिंकल इरिगेशन, ठीक है, स्प्रिंकल। तो परवन जो है ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में ध्यान रखना है। और बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट, तो बेनिफिशियरी झालावाड़ के पड़ोसी कौन है बताओ, 12 है, कोटा है, ठीक है। तो ये हो गया। धौलपुर में देखोगे तो धौलपुर अभी ध्यान रखना राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं चलती, 3 प्रकार की परियोजनाएं हैं। प्रॉपर तो कभी हम और बात करेंगे, पर ध्यान रखना कुछ जो है सबसे ज्यादा जो है कुछ लघु है, कुछ मध्यम है, कुछ वर्ग है, ठीक है। कुछ परियोजनाएं जिनका नाम है वर्ग यानी मैक्रो, ठीक है। कुछ है अपना लघु, कुछ है मध्यम यानी मीडियम, ठीक है। और कुछ है स्मॉल परियोजना। जैसे तकली है ना, तकली, तकली हो गया, सावन भादो हो गया, ये कोटा में, ठीक है। सावन भादो हो गया, भीखाबाई सांगावाड़ा हो गया, भीखाबाई सांगावाड़ा, भीखाबाई सांगावाड़ा, ठीक है। ये जितनी भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। वर्ग परियोजना का मतलब क्या होता है, ये देखो ये वर्ग परियोजना है परवन, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे नर्मदा, नर्मदा वर्ग परियोजना, क्यों, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट जो है बेनिफिशियरी हो रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारा एरिया फैला हुआ है इनका, इसलिए बोला जाता है कि वर्ग परियोजना उसका जो एरिया होना चाहिए वो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए। कितना, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं वर्ग परियोजना। क्या बोलते हैं, वर्ग परियोजना, ठीक है। ऐसी लघु परियोजना की बात करूं, स्मॉल, तो स्मॉल प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि 0 से, ठीक है, 0 से 2,000 हेक्टेयर, 0 से 2,000 हेक्टेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्या सारी बातें आएगी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा जो है क्लियर हो गया। अब हम राजस्थान में एक दो प्रोजेक्ट पढ़ लेते हैं। राजस्थान में बड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ईआरसीपी, ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ट्रेंडिंग बना हुआ है। लगातार आरपीएससी से क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, लगातार क्वेश्चन जो है आरपीएससी पूछ रही है इस बारे में, ठीक है। रीजन क्या है, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर बात करें की फीचर्स क्या है इसके, तो की फीचर्स ये है, यहाँ पे कुछ रिवर दे रखी है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे देखो काली सिंध है, काली सिंध है, पार्वती है, मेज है, ठीक है, और चाकण है,
ठीक है, ये नदियां जब हम संबल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम। यहाँ वर्ष भर पानी रहता है, एवरग्रीन, ठीक है, पानी बहता रहता है और खूब पानी है, सरप्लस पानी है। तो सरप्लस पानी है तो हमें वाटर डेफिसिट कहाँ पे, डेफिसिट यहाँ पे बनास, गंभीर, बाणगंगा और पार्वती, यहाँ पानी नहीं है। तो ये क्या करो भाई, काली सिंध वाला पानी इनमें ट्रांसफर कर दो, पार्वती वाला इसमें कर दो, मेज वाला इसमें कर दो, ऐसे, ठीक है, समझे? ये है बेनिफिशियरी एरिया की बात करें, फायदा क्या होगा भाई, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया की फायदा हो जाएगा, पीने के पानी के लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट में। अभी फिलहाल जो है कुछ और भी ऐड हुए हैं, ठीक है, अपडेट वाले पर। इरिगेशन की बात करें तो लगभग कितना हेक्टेयर जो है फायदा होगा इस प्रोजेक्ट में, फैसिलिटी इरिगेशन अराउंड लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर। ये क्वेश्चन एक वीडियो का एग्जाम था उसमें आया हुआ वीडियो, ठीक है, वीडियो का एग्जाम। तो 2.8 लाख हेक्टेयर जो है यहाँ फायदा होगा, ठीक है, एक तो ये याद करना। दूसरा नेशनल प्रोजेक्ट स्कीम, ये शुरू कब हुई थी? 2017 में, दो फेज के अंदर ये चल रही है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। और सरकार का ये टारगेट है 2051 तक सबको पानी का जो है पीने का पानी, यानी पेयजल, ठीक है, वाटर के लिए तो पानी, पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा। कब मिलेगा? ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2051 ना कि 2047, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपको याद करना है, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट अभी चल रहा है, ठीक है, और फेज फर्स्ट आपको मैंने बता ही दिया। अब इसमें क्या हुआ है, अब इसमें थोड़ा सा एमपी ने जो है भागीदारी करी है। किसने करी है? एमपी ने, ठीक है। तो ये इसलिए हमने इसको सर्वे में भी पढ़ा था और आपने सर ने पढ़ाया होगा आपको, पार्वती कालीसिंध संबल पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट विद ईआरसीपी। अब इसके साथ लिंक कर दिया किसको? पार्वती कालीसिंध संबल लिंक प्रोजेक्ट विद ईआरसीपी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इज पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, ठीक है, क्योंकि अब सरकार वहां भी बीजेपी, यहां भी बीजेपी, फायदा, ठीक है, इसलिए जो है अब ये यहाँ को फायदा मिल चुका है। सिग्निफिकेंस क्या है? द ईआरसीपी विल हेल्प हार्वेस्ट सरप्लस वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन फॉर द वाटर स्केर्स रीजन ऑफ राजस्थान, इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन टिल 2051, ठीक है। तो ये देखो, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फायदा होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर फायदा होने वाला है, समझ गए आप? जैसे मान लो धौलपुर है तो गंगापुर सिटी अब नया बना है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो नए जिले जो भी बने इसकी अपनी एक क्लास है 10 मिनट एक्सप्रेस, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, राजस्थान की न्यू मैप के अकॉर्डिंग, और आप मैप भर सकते हो, ठीक है। बाकी हम इसको ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये याद करना, ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, ये कई बार एग्जाम आया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कुछ इसमें ट्रिक बनाना चाहो कि कई बार ये होता है कौन सी नदियों का पानी किसमें छोड़ा जाएगा, तो इसकी ट्रिक है बीजी, ठीक है, बीजेपी, ऐसे याद करो, बीजेपी। हम गंभीर को क्या याद करेंगे? जंभीर याद करेंगे, जंभीर, ठीक है, बीजेपी, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी, बीजेपी लाएगी नदियों में पानी, बनास में लेके आएगी, जंभीर में लेके आएगी, बाणगंगा में लेके आएगी, पार्वती में लेके आएगी, ठीक है। किसमें से लेके आएगी? तो ये तो अपने काली सिंध, पार्वती और मेज, ठीक है, ठीक है। तो ये तो अपने को क्लियर हो गया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कौन सा लिंक प्रोजेक्ट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा लिंक प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं? ये वाला करंट में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, ये पार्वती काली सिंध संबल, याद हो गया, ठीक है, पार्वती काली सिंध संबल, ठीक है। पार्वती पानी कम है, काली सिंध में ज्यादा है, संबल में ज्यादा है, वैसे हमें ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान शुरुआत कब हुई? 1958 में। अब मोटे मोटे फैक्ट याद करने जिनको पता नहीं, बाकी कई लोगों को तो सारा पता रहता है। अब ये स्टार्ट कहां से होती है? तो राजस्थान बात करें, आईजीएनपी जॉइंट प्रोजेक्ट किसका है? पंजाब का, हरियाणा का और राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इसके दो फेज है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें, स्टार्ट पॉइंट हरी के बैराज, हरी के बैराज कहां पे? पंजाब में, कहां पे है? पंजाब में, ठीक है, वहां से। और रिवर कौन सी है? तो ध्यान रखना है, सतलज और व्यास, सतलज और व्यास से इस हरी के बैराज जो है इसको संबंध निकाला गया, निकाला गया, फिर उसके बीच में एक पाइप से राजस्थान में पहुंचाया, पाइप यूज करके, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट फेज की देखोगे, फर्स्ट फेज की, तब आपको यहाँ पे तो लेंथ मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेंथ, राजस्थान फीडर, फीडर मतलब पाइप, ठीक है। तो राजस्थान फीडर, राजस्थान नहर को जलापूर्ति करती है, वहां से पानी सप्लाई होती है, एक बड़ा सा पाइप लगा हुआ है। तो राजस्थान फीडर की लंबाई 204, कितनी है? 204 किलोमीटर। तो उसमें देखोगे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लंबाई है शुरुआत में 204 है, ठीक है, 204 में सबसे ज्यादा पंजाब में 151 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे आप राजस्थान में 34 किलोमीटर पाइप से जो है पानी बुलाया गया, ठीक है, पाइप सप्लाई हो रही है पानी, फिर उसके बाद जो है वो नहर आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर अपन बात करें यहाँ पे, तो ओरिजिन जो है कहां से होता है? हरी के बैराज, ठीक है, जो कि पंजाब। नदी कौन सी है? सतलज और व्यास, ठीक है। लेंथ की बात करें, इसकी टोटल लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 645, ठीक है। मैंने आपको बताया दो चरणों के अंदर बनी है, तो पहले 204 किलोमीटर, तो 204 किलोमीटर तक आने में लगते हैं राजस्थान में, राजस्थान जब एंट्री होती है ना, तब तक 204 किलोमीटर तो पूरे हो जाते हैं, बाकी बचा जो है वो पूरे राजस्थान में, ठीक है, वो पूरे राजस्थान में। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और इट इनिशियली रन थ्रू पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, और लगभग जो है अपन बात करें बिफोर एंट्रिंग राजस्थान, ठीक है। तो टोटल कितनी लेंथ है? 645, ये याद करना है। दूसरा जो है राजस्थान की मेन कैनाल, मुख्य नहर कितनी है? तब आप घटा दो, 204 में से 45, ठीक है, तो इजीली आ जाएगा आंसर। इसके अलावा जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाभान्वित है? इसमें 11 से 12 जिले लाभान्वित है, ठीक है, राजस्थान की। मेनली अगर बात करें तो अपने बाड़मेर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है। जब हम इसकी ब्रांचेस बढ़ेंगे तो इसकी 7 लिफ्ट है, कितनी है? 7 लिफ्ट है, 7 लिफ्ट है जहां से जो है पानी आता है, ठीक है। ऐसी 9 शाखाएं हैं, 7 लिफ्ट और 9 ब्रांच, 9 ब्रांच। आज थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है, तो ये याद करना। अब इसमें और भी अलग-अलग शाखाएं, जैसे सागर गोपाई, नई शाखाएं और बन रही है, ठीक है। अभी 0 पॉइंट जाके जो है रुक गई है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ये याद कर लेना है। इस नहर की कुल लंबाई कहीं जगह 645 है, कहीं जगह 649, अलग-अलग है, ठीक है। 204 किलोमीटर पाइप वाला जो फीडर से जाती है, फिर उसके बाद बाकी जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना अंतिम जो बिंदु 0 पॉइंट, 0 पॉइंट हमारे बाड़मेर में, कहां पे है? 0 पॉइंट गटर और बाड़मेर, ठीक है। यहां पे स्कूल आदर्श विद्या मंदिर, वहां से मैंने 10th करी थी, ठीक है। तो उसके बाद ये आगे जा रही है, उसके बाद ये आगे जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसका पहले नाम था राजस्थान नहर, तो 1984 में इसका नाम पड़ा इंदिरा गांधी कैनाल, 1984 में। कब पड़ा? 1984 में। अब एक रिसेंट में क्वेश्चन आया, कोई एग्जाम दे रहा था, ठीक है, ये कोई एग्जाम था कुछ, और सुप्रीम का था कुछ, तो वहां पे क्वेश्चन आया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हेडक्वार्टर कहां पे? तो सबको पता रहता है आंसर बीकानेर हनुमानगढ़ होगा, ठीक है। आंसर कहां पे? मालूम जयपुर, हेडक्वार्टर कहां पे? जयपुर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये अभी रिसेंट में एग्जाम आया हुआ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्यालय। यानी तो आज दो मेरे प्रोजान, लेनियन, जूट और नाइलॉन, ठीक है। क्या पूछ रहा है? नॉन सेल्यूलोज फाइबर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? नाइलॉन। तो अब देखो ये सारे याद कर लो। दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति में मिलता है, एक हम बनाते हैं। प्राकृतिक में तो वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल, ठीक है, इससे कोई नहीं पूछता। मैन मेड में देखोगे तो एक तो है सेल्यूलोज, एक है नॉन सेल्यूलोज। तो यहां से क्वेश्चन बार-बार आता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज और नॉन सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और नॉन सेल्यूलोज, ठीक है। और देखो रेयन क्या है? सेल्यूलोज है, ठीक है, रेयन। तो रेयन ध्यान रखना है, ठीक है। लिनियन जो है ये भी क्या है? सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज याद कर लो, तो ये अगली बार भी क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जो है नाइलॉन, तो नाइलॉन क्या है? नॉन सेल्यूलोज है, ठीक है। अब कभी बात होगी, ठीक है, ये टॉपिक आपको सर ने करवा दिया होगा, ये वाला टॉपिक तो, ठीक है। बाकी देखो जब मौका मिलेगा तो रिवीजन करेंगे कभी, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करने वाले पूरा इसको, द वेव्स यूज्ड इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल आर, ठीक है। टीवी में जो यूज होती है वो कौन सी जो है वेव है, ठीक है। एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा, ठीक है, गामा। तो क्या आंसर होगा? टीवी में आपने देखा रिमोट, तो वहां पर रेड रेड लाइट होती है, रेड रेड, ठीक है। रेड रेड का मतलब क्या हुआ? वहां पे कौन सी लाइट है? इंफ्रारेड। कौन सी है? इंफ्रारेड, ठीक है। कौन सी है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये आपको एक पता होना चाहिए जो हमारे रेडिएशन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। यहां पे एक ट्रिक जो मेरे को समझ में आती है वो है सीजी एक्स यूवी आईएमआर,
ठीक है। तो कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, विजिबल में वेनिया, फिनाला, विबजियोर। तो विजिबल में क्या आएगा? विबजियोर, ठीक है, वेनिया, फिनाला, हिंदी और विबजियोर, ठीक है। फिर उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है, कौन सी रे जो है आयोनाइज्ड है, कौन सी नॉन आयोनाइज्ड है? ठीक है, आयोनाइज्ड मतलब आर पार निकल जाती है, ठीक है। जैसे मान लो एक्सरे है, तो हम एक्सरे करवाते हैं आर पार निकलता है ना, तो ये सीजीएक्स जो है, सीजीएक्स ये कैसी किरण आयोनाइज्ड है, जो कि घातक है हमारे लिए, शरीर के लिए। तो सीजीएक्स क्या है? आयोनाइज्ड है, ठीक है, ये याद करनी है एक तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो एक्सरे दे रखा है, एक्सरे क्या करता है? ये देखो सीधा आंसर दिख रहा है, इनसाइड बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट। अल्ट्रावायलेट में याद करना ये यूवी। तो यूवी जो है अगर बात करें तो ओजोन वाला एब्सॉर्ब बाय द स्किन यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब में यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट। किसमें यूज होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में, ठीक है। विजिबल की बात करें तो हम देखने के लिए सिंपल सी बात है, इंफ्रारेड में याद करना एक तो ये, एक तो जो है ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, या एक जो है फायर्स और रेडिएटर में यूज होती है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोवेव कहाँ होता है? तो माइक्रोवेव याद करना कुकिंग में, ठीक है, कुकिंग में यूज होती है, कुकिंग हो गया, रेडार हो गया, टेलीफोन हो गया, वहां पे जो है कौन सी यूज होती है? माइक्रोवेव। रेडियो की बात करें ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है, ब्रॉडकास्ट के लिए, तो ये याद होना चाहिए। दूसरा ये कि हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, सीजीएक्स यूवी आई हमारा, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना तरंग दैर्ध्य और जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये लैम्डा और ये इसमें क्या क्या मतलब होता है, ठीक है, बताओ कौन बताएगा? तो आवृत्ति किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इनका संबंध उल्टा है कि लैम्डा बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, जैसे जैसे आप जाओगे आवृत्ति कम होती जाएगी और लैम्डा इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप जा रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, शरीर में आर पार निकल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। अब बाकी जो है अपन बात करते हैं, ये एक एनसीईआरटी है 11th की, ये आरपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, मेंस में, प्री में इतनी बार पूछे गए क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें रहती है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो वेव एक बार ये देख लो। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एनालोगस टू बाउंसिंग, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एनालोगस टू बेंडिंग, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्या होता है? स्कैटर हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है? कोलाइडिंग होता है, व्यतिकरण, ठीक है। व्यतिकरण, ये विवर्तन, ये ध्यान रखेंगे तो, ठीक है। दूसरा जो है, कभी कभी पीडीएफ में पढ़ा नहीं पाता हूं, इस पीडीएफ को ध्यान से देखा करो। अब ईएमडब्ल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, इसकी खोज किसने करी थी? मैक्सवेल ने। किसने करी थी? मैक्सवेल। आप 3D में देख रहे होंगे, ठीक है। ऊपर जो है यहाँ पर मैग्नेटिक है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक है, दो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे फोटोन है, ठीक है, फोटोन यानी क्वांटम। तो कुल संख्या की बात करें इसमें, ईएमडब्ल्यू कितनी है? 8। अब देखो, लेजर की खोज किसने करी? मेमेन। गामा की किसने करी? पॉल विलार्ड, ठीक है। एक्स की किसने करी? रॉन्जन, एक्स की रॉन्जन। पराबैंगनी की किसने करी? रिटर्न है, ठीक है, रिवीजन हो रहा है आपका, सबने सारी बता दी आपको। विजिबल की बात करें न्यूटन ने, विजिबल न्यूटन, पराबैंगनी रिटर्न, एक्स रॉन्जन, ठीक है। गामा पॉल विलार्ड, लेजर टीएच मेमेन। अवृत्त की बात करें तो हर सेल, ठीक है, हर सेल, हर टाइम मतलब मांगना पड़ता है वो रिमोट, हर सेल, ठीक है। और इसको पता है माइक्रोवेव हर्ट्ज, ठीक है। और रेडियो की है मार्कोनी, रेडियो की है मार्कोनी, ठीक है, रेडियो की है मार्कोनी। अब बात करते हैं ईएमडब्ल्यू की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बिना चार्ज मतलब आवेश, चार्ज नहीं होता इसमें, क्या होता है? आवेश नहीं होता, ठीक है। तो आवेश रहित होती है और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती, डिफ्लेक्ट नहीं होती। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, ये ना बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं होगी, विक्षेपित नहीं होगी। दूसरा, इनकी जो स्पीड होती है वो जो है लाइट की जो स्पीड होती है उसके बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बात करें इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ मतलब 90 डिग्री, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। अंत इन्हें ध्रुवित किया जा सकता है, पोलराइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इनके संचरण के माध्यम की मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, नो मीडियम की नीड। अंत ये निर्वात में भी, ठीक है, ये जो है निर्वात में भी मोशन कर सकती है, ठीक है, जहां हवा नहीं हो। इनमें तरंगों की जो स्पीड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये अब स्पेस में भी देखोगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। तो याद रखना कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा सकती है इसमें से कोई एक ऑप्शन आपके एलिमिनेट के काम आएगा, क्या आएगा? एलिमिनेट के काम आएगा, ठीक है। कुछ एक बार मिशन देख लो। कॉमेट क्या होता है? धूमकेतु। तो धूमकेतु के लिए यूज किया जाता है डीप इंपैक्ट। कौन कौन से मिशन चल रहे हैं खगोलीय पिंड के लिए, ठीक है, खगोलीय पिंड के लिए धूमकेतु के लिए मिशन चल रहा है डीप इंपैक्ट या फिर स्टार डस्ट। जो एस्ट्रॉइड होते हैं क्षुद्र ग्रह, उसके लिए चल रहा है हायाबुसा और डॉन, ठीक है। डॉन जो मिशन है, डॉन, डॉन किसके लिए? एस्ट्रॉइड के लिए। मंगल के लिए है मावेन, और भी मिशन है मावेन। बुध के लिए है मेसेंडोर, मेसेंडोर। बहुत वन लाइन क्वेश्चन अगर मान लो आरपीएससी में पूछ लिया ध्यान से याद है। बृहस्पति का ध्यान रखना, जुनो मिशन क्या है? जुनो। शनि का क्या है? कैसिनी, तो शनि, शनि और शनि। प्लूटो का क्या है? न्यू होराइजन। वरुण का क्या है? वॉयेजर, वॉयेजर, ठीक है, मानो ध्यान, ठीक है। तो ये वॉयेजर मिशन है वरुण का, किसका है? वरुण का, ठीक है। पेंसिल टू प्रिवेंट कॉपर, कॉपर कंटामिनेशन, ठीक है। कौन सा है वो? कौन सी मेटल है जो जनरली यूज होती है कोटिंग ऑफ ब्रास टू प्रिवेंट कॉपर कंटामिनेशन, ठीक है। तो टिन, क्या याद करना? सीटी, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या होगा? टिन इसका आंसर क्या होगा? टिन। तो अब जितने भी मेटल सारे देख लो, ठीक है। पीतल, पीतल से याद करना, ठीक है, पिताजी। पीतल, पीतल को बोलते हैं ब्रास, तो देखो आंसर आ गया। इन कॉपर और जिंक, पिताजी, ठीक है। जो ब्रॉन्ज होते हैं, ब्रॉन्ज मेटल, वो इसके बने होते हैं, तांबा और जिंक के बने होते हैं। तो ध्यान रखना ब्रास के अंदर क्या होता है? जिंक। कोटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, क्या करते हैं? टिन, ठीक है। कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एलॉय, ठीक है, पिताजी, पिताजी, ठीक है, याद हो जाएगा। अब याद रखना आकाशीय, तो ब्रॉन्ज किसका बना होता है? ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज बना होता है तांबा प्लस टिन, टिन का मतलब एसएन, ठीक है। तो ये किसको हम घंटा धातु भी बोलते हैं, ठीक है, घंटा धातु बताते हैं वो। तो ब्रॉन्ज याद करना है, ब्रास और ब्रॉन्ज, ठीक है। इसको याद कर सकते हो काठी, ताटी याद कर लो, ताटी, ठीक है। ताटी में कहां सा पड़ा है? क्या पड़ा है? ताटी, घर में होती है ताटी, दीवार, वॉल, ठीक है, ताटी। ऐसे ये फ्यूज तार काफी इंपॉर्टेंट है। फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार से ये रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं, ये सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम था, ठीक है। तो फ्यूज तार इसके अंदर होता है लेड और टिन, क्या होता है? सीसा और टिन, ठीक है, जिसको आप रागा बोलते हो, क्या बोलते हो? रागा, ठीक है। तो टांका धातु भी बोलते हैं हम। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इनका जो फ्यूज तार इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, गलनांक, ठीक है। गलनांक मतलब लो कि भाई थोड़े से समय के लिए जो है ये गर्म हो जाए, तो इनका गलनांक होता है लो, और रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस भी कम होता है, अल्प, तो दोनों ही अल्प है। गलनांक अल्प, इन गलनांक लो, मेल्टिंग पॉइंट लो, रेजिस्टेंस लो, ठीक है, रेजिस्टेंस लो, ये है फ्यूज तार की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। और ध्यान रखना इसके अंदर क्या होता है? तो टिन और सीसा, सीटी बजेगी, फ्यूज तार उड़ती क्या बजेगी? सीटी, ठीक है। गन मेटल, गन मेटल याद करना, गन मेटल मतलब इसमें होता है कॉपर, जिंक और टिन, ठीक है, गन मेटल। तो आप देखोगे कॉपर लगभग कॉमन है सब में, ठीक है। ऐसे ही जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर की ट्रिक है जनिता, ठीक है। तो यहाँ से तो जर्मन सिल्वर किस काम आता है? आभूषण पे, मूर्तियों में, ठीक है। इसमें चांदी नहीं होती, देखो नाम से क्या लग रहा है जर्मन सिल्वर, तो आप लगाओगे एजी होगा, क्या होगा? अर्जेंटम। पर जर्मन सिल्वर में क्या होता है? एजी नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है फिर? आप देखो सबसे ज्यादा कॉपर होता है इसमें, कॉपर, फिर उसके बाद में जिंक, ठीक है, फिर उसके बाद में, ठीक है, ये 20%।
जनिता है, जनिता। जिंक निकल है, निकल, ठीक है। ऐसे याद किया मैंने, जर्मन को, सिल्वर को जनिता। जिंक निकल और तांबा, तो ये निकल है, ठीक है, निकल। ये सिल्वर नहीं होता इसमें, क्या नहीं होता, सिल्वर, ठीक है। नाइट्रोम, नाइट्रोम देखो एन से एन आई, क्रोम से क्रोम आ गया तो फिर आयरन होगा, क्या होगा, FeNiCr, नाइट्रोम। तो इससे इजी हो गया। हीटर के तार, हीटर के तार किसके बनते हैं, नाइट्रोम के, ताकि वो पिघले नहीं, ठीक है। ऐसे अमलगम होता है, अमलगम में ध्यान रखना मरकरी होता है, मरकरी और प्लस में मेटल, लो को छोड़ दो, लो नहीं होता, बाकी याद करना। रोल्ड गोल्ड होता है, कृत्रिम सोना। तो सोने में अगर बात करें तो वहां पर एल्यूमिनियम और कॉपर मिला होता है, ना कि Au, कृत्रिम सोना। तो Al+Cu, Al+Cu, ठीक है। ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम में याद करना है, कुछ कुछ याद हो तो ठीक, नहीं कोई नहीं, सारे याद करने की जरूरत नहीं, एलिमिनेट के काम आ जाएंगे कुछ ऑप्शन, ठीक है। पर ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे। सिक्का धातु, सिक्का धातु किसकी बनी होती है, तो यहाँ से जो लेड, टिन और कॉपर, सिक्का धातु, ठीक है। धन धातु में याद करना है, दांत में क्या आता है, क्रोध आता है, ठीक है। तो क्रोध आएगा, पारा गर्म हो जाएगा, इसलिए याद करना, एक तो मरकरी है, क्या है, मरकरी, धन धातु। एक दांत किसके हम चलाते हैं, सिल्वर के, तो Ag, ठीक है, Ag। इसके अलावा बात करें, एक कंसेप्ट है चेंज वाला, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और एक उर्दू बात सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में कुछ इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन ये होता है कि कोई भी लिक्विड होता है, ठीक है, कोई भी मतलब जो आपने बात करें तत्व एलिमेंट है, वो सॉलिड से सीधा लिक्विड में नहीं जाके डायरेक्ट गैस में जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के एग्जांपल है, एक तो है ड्राई आइस, ये सब्लिमेशन, डायरेक्ट सॉलिड से गैस। आयोडीन है, ठीक है, एक नोसादर है, NH4Cl। ये कपूर है, कपूर भी यही जो है प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। नेप्थेलीन है, ठीक है, नेप्थेलीन है। एक बेंजोइक एसिड है, ठीक है, और एक एंथ्रासीन है, एक एंथ्रासीन है, ठीक है। सर 2000 की 2030 वाले पेपर की पीडीएफ नहीं, ठीक है, मिल जाएगी, नॉर्मली प्रोपेगेट बाय मींस ऑफ। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और मुझे जहां तक लगता है इस बार 2025 में इससे एक क्वेश्चन आएगा। आईटी में अगर बात करें, आईटी अभी 1 ही आपका है ना, सर पढ़ाएंगे आपको। तो वेव्स ऑफ द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूएचएफ रेंज नॉर्मली प्रोपेगेटेड बाय मींस ऑफ, काफी इसमें ये उतार रखना पड़ता है, समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो ये यहां से पूछे जाने की पूरी संभावना है, यहां से पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसका आंसर फिलहाल तो देखो स्पेस है, ठीक है, पर इसको थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं कितना आता है। तो मैं ये एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसमें देख रहा था, तो एनसीईआरटी 11 या 12 में जो है एक चैप्टर दे रखा है, ठीक है, सीधा सीधा यहीं से दे रखा है। तो इसमें कुछ बातें बताई गई है, ठीक है। एक तो ये कि पहली बार टेलीग्राफ का इन्वेंशन कब हुआ, तो वहां पर दे रखा है सैमुअल एफ बी मोर्स एंड सर सॉल्स व्हीटस्टोन, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी है, आरबीएससी जो आरबीएससी फॉलो करेगी तो ध्यान रखना ये टेलीग्राफ वाला। फिर उसके बाद में आता है कि भाई टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एंटोनियो म्यूकी ने, एंटोनियो म्यूकी ने, ठीक है। फिर उसके बाद जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया, तो उन्होंने जो है जगदीश चंद्र बोस और गैलीलियो, इन दोनों ने मिलकर मार्कोनी डेमोंस्ट्रेट वायरलेस जो है टेलीग्राफी इन्होंने करी पौधों के लिए, ठीक है। फिर टेलीविजन का आविष्कार हुआ, तो उसके टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेड ने, ठीक है, फर्स्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बाय बीबीसी, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्स्ट रेडियो FAX ट्रांसमिटेड अक्रॉस कॉन्टिनेंट, तो अलेक्जेंडर बेन, ठीक है। और अपना नेट इंपॉर्टेंट है, पहली बार फर्स्ट इंटरनेट केम इनटू एक्जिस्टेंस, अपना नेट, ये यूएस का प्रोजेक्ट डिफेंस का, यूएस डिफेंस का, ठीक है। ऐसे ही आता है WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। अब ये कम्युनिकेशन सिस्टम का एक जो है पूरा फ्लो साइट है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, कोई इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, मैसेज सिग्नल करते हैं, फिर ट्रांसमीटर में जाता है, फिर चैनल में जाता है, ठीक है। तो ये रिसीवर मोटे-मोटे याद करना है कि ट्रांसमीटर है, चैनल है, रिसीवर है, ठीक है। कोई मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो थोड़ा आइडिया पता होना चाहिए। अब ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से है। एक क्वेश्चन आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी यूज की जाती है, बैंड, तो ये इसको रट्टा मारना है, ठीक है। इसको जो है आपको, इसको जो है आपको रट्टा मारना, ठीक है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें लगभग 5.9 गीगाहर्ट्ज, ये लगभग गीगाहर्ट्ज में है, 5 से 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। अपलिंक में 6। और यहाँ पे टेलीविजन वाला मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, टेलीविजन, टेलीविजन की फ्रीक्वेंसी कितनी यूज होती है, एएम ब्रॉडकास्ट करते हैं ना, ठीक है, एएम। तो वहां पे ध्यान रखना 540 से 1600 किलोहर्ट्ज के अंदर है ये फ्रीक्वेंसी इसकी, ठीक है। एफएम वाला तो आपको पता ही है, 98 4.8 93.7, तो ऐसे 81 से 108 मेगाहर्ट्ज, ये क्या है, एफएम ब्रॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। टेलीविजन की देखोगे तो आपको थोड़ी सी जो है कम मिलेगी, ठीक है, मतलब 54 से 72, तो 54 से 72 में देखोगे तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ऐसी टीवी में देखोगे तो टीवी कितनी है, 76 से 88, तो टीवी याद कर लो लगभग 70 से 88, 90 70 से 90, ठीक है। ऐसी रेडियो की 81 से 108, ठीक है। आगे ब्लूटूथ वगैरह ऐसी चीजें आती रहती है, ठीक है। ऐसी जो है यूएसएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की होती है लगभग 175 से 200 के आसपास, ठीक है। और फिर ऐसी जो है इसमें टीवी की बता रखी है, ठीक है। तो टीवी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की टीवी है तो इसकी इतनी होगी, और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की टीवी इतनी होगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सेलुलर मोबाइल जो हम यूज करते हैं उसकी 896 से 901 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट डेटा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसको जितना हो सके रिवीजन करना, बहुत जरूरी है। फिर अब एक क्वेश्चन आता है एएम वेव प्रोपगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दो टाइप की होती है, ग्राउंड वेव होती है, एक होती है स्काई वेव। तो स्काई वेव को अलग कर दो, ठीक है। ग्राउंड में दो बातें आती है, एक होती है सरफेस, एक होती है स्पेस वेव। क्या होती है, तो ग्राउंड वेव दो टाइप है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऑनलाइन और जो है एमसीक्यू, ठीक है। तो ध्यान रखना दो टाइप होती है, ग्राउंड और स्काई। एक तो है सतह पे, एक है ऊपर आकाश, आकाश मतलब स्काई, ठीक है। तो ग्राउंड में दो है, सरफेस और स्पेस, सरफेस और, ठीक है, सरफेस और स्पेस। तो बाकी वाली दो चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे तो इसकी एक कोई ट्रिक है, व्यू सेट, वी यू सेट, ठीक है। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्या है ये, ठीक है। तो यूएचएफ रेंज नॉर्मली प्रोपेगेट बाय मींस ऑफ ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव और सरफेस वेव। कल हमने बात की थी दो प्रकार की वेव होती है, क्या होती है, दो प्रकार की वेव होती है, एक तो सतह, एक होती है स्काई, यानी हमारे सरफेस पे जो ग्राउंड है ऊपर आकाश है, तो ग्राउंड और स्काई दो टाइप से। फिर ग्राउंड वेव को दो पार्ट के अंदर तोड़ते हैं, एक है सरफेस वेव और एक है स्पेस वेव, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। बाकी जो पोर्शन है वो हम देखते हैं यहाँ से अपने पीडीएफ, ठीक है। तो 360 डिग्री जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको रेगुलर मिल रही है, कहाँ मिल रही है, आप डॉक्टर अमित अकेडमी जो है ऐप डाउनलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां डाउनलोड करोगे तो आरएस के ऑप्शन में वेव क्या होती है, स्काई वेव क्या होती है और स्पेस वेव क्या होती है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा, एग्जांपल भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। और प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव, तो इसके तीन पार्ट होते हैं, किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो यहाँ अगर हम बात करें ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन की, तो ग्राउंड वेव जो प्रोपेगेशन है कहाँ यूज होती है, रेडियो में, एमडब्ल्यू बैंड इन रेडियो, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप देखो ये कितने कितने तक है, तो ये याद करना 30 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक है। तो बस ये याद करना, ये गैप, ठीक है, 30 से 3 मेगाहर्ट्ज तक, यानी अप टू, ठीक है। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 3 मेगाहर्ट्ज। हां बहुत अच्छा सर, ठीक है सर जी, बिल्कुल। और कौन कौन देख रहा है क्लास, ठीक है। हां ऐसे ही देखो, उसके बाद में आता है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, जो प्रसारण होता है वो है स्काई वेव। स्काई वेव किसके बीच में है, 3 से लेकर 30 के बीच में। अब आप बताओ, ग्राउंड वेव, ये ग्राउंड है, ये स्काई है, ऊंचा कौन है, स्काई ऊंचा है, इसका मतलब नंबर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, ठीक है। 3 से 3 ग्राउंड पे है, तो 30 अप टू 30 मेगाहर्ट्ज स्काई वेव, ठीक है। और उससे ऊपर जाओगे तो वो मिलेगी स्पेस वेव, स्पेस वेव और ट्रांसमिशन लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, टीवी और एफएम, टीवी और एफएम, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी। अब
VHF और UHF क्या है उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। यानी थ्री बेसिक पार्ट है दैट रेडियो सिग्नल कैन टेक ए ग्राउंड वेव का मतलब क्या होता है अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। स्काई वेव का मतलब क्या है अप टू द आयनोस्फीयर एंड बैक, इन आयनोस्फीयर जो आपने पढ़ा होगा ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर जहां पे ओजोन लेयर है, ठीक है, मेसोस्फीयर आयनोस्फीयर एक्सोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर तक स्काई वेव। और स्पेस वेव फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहीं से पूछा गया था। तो इनको हम डिवाइड करते हैं, ये फीचर से हमारे यहाँ पर, और ये ग्राउंड वेव, ये स्पेस वेव और ये स्काई वेव। अभी तिवारी सर आपको पढ़ाने वाले आईटी, ठीक है, आईटी में सारी चीजें बताएंगे सर। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की ग्राउंड G3, ठीक है, यानी अप टू 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ये लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन क्या था VHF, तो VHF कहां आएगा, ये देखो UHF का अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा स्पेस वेव, क्या होगा स्पेस वेव, ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना। अगर हाई फ्रीक्वेंसी आए तो ग्राउंड वेव, यानी अप टू 3 मेगाहर्ट्ज और अलोंग द अर्थ सरफेस, स्पेस में क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना 30 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, ये स्पेस है, ठीक है, स्पेस है। और स्काई की बात करें रिफ्लेक्टेड ऑफ द आयनोस्फीयर, इसकी है 3 से 30 मेगाहर्ट्ज, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज। अब समझे आप, ग्राउंड, स्काई और स्पेस, यानी पहले कौन है, पहले ग्राउंड आएगा, फिर आकाश आएगा, आकाश से ऊपर है स्पेस, अंतरिक्ष। तो स्पेस की आई है, देखो ये 3 है, ये 3 से 30 है स्काई, ठीक है। और अब ध्यान रखना है जो 30 से ज्यादा, और वो फिर आगे कितनी भी हो सकती है, तो अपने को तो एक ही याद करनी है, ठीक है। 3 और 30 का मैटर है, 3 तक है तो 3G हो जाएगा ग्राउंड वेव, ठीक है, 30 तक है तो स्काई हो जाएगा, ठीक है। यानी आकाश जो हमसे कितना ऊंचा है 30, ऐसे याद करो 30 मीटर, ठीक है। और स्पेस है जो ये 30 से 300, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से देखो, यहां आप देखोगे तो हाई फ्रीक्वेंसी आल्सो VLF, ठीक है, और MF मीडियम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो डिस्टेंस शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस अफेक्टेड बाय टेरेन, ठीक है, कोई कोई जो है सतह आ जाती है तो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। लिमिटेड बाय लाइन ऑफ साइट बट कैन बी एक्सटेंडेड विद रिपीटर्स, ठीक है, रिपीटर्स, रिपीटर ये पढ़ोगे कंप्यूटर में आईटी में तो उसमें एक नाम आता है रिपीटर। मुझे बताओ रिपीटर क्या होता है, एक बार बताओ रिपीटर क्या करता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, ये हो गया। फिर फैक्टर अफेक्टिंग प्रोपेगेशन, अर्थ कंडक्टिविटी, ये पृथ्वी की चालकता, फ्रीक्वेंसी, टेरेन, इसकी जो है ये कैसे अफेक्ट होगी, लाइन ऑफ साइट, एंटीना हाइट, फ्रीक्वेंसी, यहां पर जो आयनोस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, ये हो गया। एग्जांपल AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ग्राउंड वेव, ठीक है, ग्राउंड वेव। टीवी के लिए स्पेस वेव, सेल फोन के लिए, सैटेलाइट के लिए स्पेस वेव। तो मुझे इस बात लग रहा है ये क्वेश्चन कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, सेल फोन, इनके लिए कौन सी वेव यूज होती है, स्पेस वेव। कौन सी वेव यूज होती है, स्पेस वेव, ठीक है, स्पेस वेव। कौन सी यूज होती है, स्पेस वेव, ठीक है। ऐसे ही जो शॉर्ट वेव रेडियो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट, बस ये तो ये याद कर लेना, एक याद कर लो स्पेस वेव भी महंगी है सबसे ज्यादा 30 से 300, ठीक है। अब याद होगी, बताओ इसको थोड़ा मैं टाइम इसलिए लगाएगी, यहां से क्वेश्चन आएगा। और अब ये इस तरीके से होती है, आप देखोगे ना, तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई व्यू सेट, ठीक है, व्यू सेट, तो ये इस तरीके से है, ठीक है, व्यू सेट। तो वी मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VHF, UHF यानी वी यू सेट, ठीक है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज है। तो अगर क्वेश्चन UHF की जगह VHF आता तो भी आंसर क्या होता, बताओ। अभी तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर इस लेवल का आता, ठीक है, यहां करता वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अब बताओ क्या आंसर होगा, अब बताओ क्या आंसर होगा, सब बताओ मुझे। अगर यहाँ पे VHF का आता, आज की क्लास में नैनो, बायो, ठीक है, और आईटी, तीनों आपको साइंस की टॉपिक मिलने वाले विद रिवीजन, ठीक है। बताओ अब अगर VHF होता तो क्या करते, अगर VHF होता तो क्या करते, आयनोस्फीयर तक स्काई वेव, उसके बाद एक्सोस्फीयर में स्पेस वेव, बहुत बढ़िया, सुपर मोहित, ठीक है। अब आंसर बताओ, अब आंसर बताओ, और मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखोगे ना, ये जब क्या रहेगा, स्पेस वेव रहेगा, ठीक है। इसलिए जो लाइन अभी मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनको रख लेना, ये लोग पढ़ते नहीं है इनको, ठीक है, ऐसे लगता है बहुत टफ है, पर आपको याद करना सीधा सीधा वी यू सेट, जितने भी नाम है ये व्यू सेट क्या है, तो अपने को एक याद करना स्पेस वेव, ठीक है। वी का मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VSF, यू का मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यू, एस का मतलब सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, एस, और ई का मतलब एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये तो शुरुआत हो रही है, ठीक है, ये शुरुआत 3 से 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 3 से 3 गीगाहर्ट्ज, 30 गीगाहर्ट्ज, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएगी। अब सर आपने स्पेस वेव का तो बना दिया, अब एक स्काई वेव का क्वेश्चन बनाता हूं। स्काई वेव, स्काई वेव, तो स्काई वेव कहां पे हो सकती है, बताओ। स्काई वेव हमने बात करी थी भाई 3 से 30 तक जाए, क्या स्काई वेव, ठीक है, स्काई वेव, हाई फ्रीक्वेंसी, स्काई हाई, बाकी जितने भी है आंसर क्या होगा, यूएचएफ, व्यू सेट, वी यू सेट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, स्पेस स्पेस, और बाकी वाले जो है आप वो जो है किसमें आएंगे, ग्राउंड वेव, ठीक है। तो ग्राउंड वेव में जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, ये। और अब आपको जो टेबल है बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, ये कहना चाह रहा, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर देखो VHF, UHF, SHF, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, ये जो है स्पेस, और हाई फ्रीक्वेंसी, ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका 0 और 1, तो 0 और 1 क्या कहलाते हैं, दो ही अंक होते हैं 0 और 1, तो 0 और 1 क्या कहलाते हैं, बाइनरी। तो बाइनरी को हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। लीनियर का कोई मतलब नहीं है, मैट्रिक्स का कोई मतलब नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या होगा, बूलियन अलजेब्रा। सही, कंप्यूटर का क्वेश्चन क्यों आया, आईटी के साथ कंप्यूटर है, ठीक है। मैट्रिक्स आपको पता है, मैट्रिक्स में रो और कॉलम बनते हैं, सिंपल सी बात है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, द सेट ऑफ एडवांस टॉपिक ऑफ अलजेब्रा दैट डील विद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक ग्रुप, ठीक है, अदर देन यूजुअल नंबर्स। जैसे अगर बात करें ग्रुप हेयरिंग है, फील्ड बन गए, वो हो गया। बूलियन में ध्यान रखना आपने जो है ट्रू और फॉल्स, तो 1 0 1, ठीक है, 0 1, तो ये इस पे है, ठीक है। तो अगर बात करें यूजुअली डिनोटेड 1 एंड 0 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। लीनियर में क्या होता है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो वो इस तरीके से बनती है, जैसे ये ग्राफ हो गया ऐसे, तो लीनियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई, ब्लूटूथ एंड वाईफाई बिटवीन 2018 वाला जो पेपर था ना साइंस का, बहुत टफ लेवल का था, ठीक है। 21 वाले में इतनी साइंस नहीं थी, और 23 वाला तो बहुत इजी था साइंस का, बहुत इजी था, ठीक है, बहुत इजी साइंस का क्वेश्चन था। आपने एक आंसर नहीं दिया है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आंसर एक भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। 0.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, तो भी इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पता है ना, पैन वैन मैन, ठीक है, यानी पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो ब्लूटूथ है। लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल का मतलब ये कि अब मेरे से मान लो थोड़ा सा दूर 10 मीटर के आसपास, तो वो ब्लूटूथ में काम करता है। फिर उसके बाद में आता है अपन बात करें तो वाईफाई, तो वाईफाई मान लो
ज्यादा दूर तो नहीं पर फिर भी 20 मीटर या इसके आसपास काम करता है, बाकी काम नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाद और भी ऐसे होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो लैन मैन वैन, ठीक है, पैन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन और डब्ल्यूएन, ठीक है। तो ये बोला ब्लूटूथ यूज फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ओनली, वेयर इज वाईफाई यूज फॉर वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क ओनली। पूछा क्या करेक्ट? When information is transmitted between two devices using Bluetooth technology, the device have to be in line of sight each other. But when Wi-Fi technology is used, the device need not be in the line of sight each other. मतलब यहाँ पे line of sight की जरूरत नहीं है और उधर line of sight की जरूरत है, ठीक है। Both the statement, यानी Bluetooth uses 2.4, whereas Wi-Fi can use 2.4 से 5 frequency band. Bluetooth is used for wireless local area network, ठीक है। And when only whereas Wi-Fi used for wireless wide area network are correct in the context. और क्या पूछ रहा है ये, ठीक है। बस एक ही सही है, बाकी गलत है। तो अब यहाँ हमें सीखने को क्या मिला? सीखने को एक तो हमें ये मिला कि Bluetooth जो एरिया यूज करता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जबकि Wi-Fi करता है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। तो हमें एप्लीकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज आप साइंस में पढ़ते हैं एप्लीकेशन को समझ आते हैं। दूसरा कि व्हेन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइस यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द डिवाइस हैव टू बी इन लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर, जरूरी नहीं है। व्हेन वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज द डिवाइस नीड नॉट बी इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ब्लूटूथ कितना यूज करता है 2.4, ठीक है, ब्लूटूथ 2.4 और वाईफाई 2.5 से 5, ठीक है, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, और वाईफाई लाइट फिडेलिटी, तो दोनों ध्यान रखना। द कम्युनिकेशन डिस्टेंस ऑफ ब्लूटूथ अराउंड 10 मीटर, सीधी बात है 10 मीटर तक काम करेगा फिर नहीं करेगा। वेयर कम्युनिकेशन डिस्टेंस वाईफाई लगभग 100 मीटर तक है, सेवरल 100 मतलब आसपास। बोथ ब्लूटूथ एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी डज नॉट नीड डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। ये क्वेश्चन दोबारा बन सकता है, लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं है, एक ही दिशा में हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, कहीं से भी हो सकती है उड़ खबर, ठीक है। Bluetooth works by using radio frequency rather than the infrared spectrum used by traditional remote control, ठीक है। As a result, Bluetooth eliminate need not only for a wide connection but also for maintaining clear line of sight to communicate between devices, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे दो तरफ दे रखा है, वाईफाई वाईफाई जो है कितनी बात करें, ब्लूटूथ लेता है 3 Mbps मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है, और वाईफाई से स्पीड मिलती है 10 Gbps, ठीक है, 10 Gbps, ये स्पीड की बात है। मतलब ब्लूटूथ और वाईफाई में डिफरेंस है। विरुद्ध सिक्योरिटी की बात करें तो इनके पास WPA3, आप देखोगे तो जब भी ज्वाइन करते हो WPA3 आता है, यहाँ पे सफिशिएंट है, लोकेशन यहाँ की एक्यूरेट है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी देखोगे ये कोई नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है इसरो के सेंटर से, ठीक है, इसरो के सेंटर से क्वेश्चन है, इसरो के सेंटर और एक तरफ लोकेशन दे रखी है। आपको बताना विक्रम साराभाई कहां पे है, दूसरा आपको बताना स्पेस सेंटर, ठीक है, तीसरा बताना यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, एक बताना नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। मतलब ये जो है ना बी ऑप्शन यहाँ पे पूरा ये दे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये एक है, ये क्या एक है, ठीक है, ये गड़बड़ होगी, अभी ये पे चला गया नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। अब आप बताओ क्या सही होगा, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो विक्रम साराभाई बोल रहा है त्रिवेंद्रम, यूआर राव बोल रहा है त्रिवेंद्रम कहां पे, केरला में, ठीक है, त्रिवेंद्रम। अभी ये ऑप्शन एक है, ये ऑप्शन एक इसके सामने, सिर्फ इसके सामने। फिर बोल रहा है यूआर राव जो बेंगलुरु में है, ठीक है, नेशनल रिमोट बोल रहा है देहरादून में, इंडियन बोल रहा है हैदराबाद में। तो बताना कौन से पेयर जो है मैच है, ये तो सही है सर। अब देखो, अब स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होता है, कहां पे होता है इन पे, नेशनल कहां पे, इंडियन कहां पे, ठीक है। तो याद करो साउथ वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, हम नेशन बोलते हैं। बात को अगर दो भागों में डिवाइड करें तो हम इसको तो बोलेंगे नेशनल, यानी राष्ट्रीय नीचे भारतीय ऊपर। तो भारतीय जब आएगा तब हम जाएंगे देहरादून, ठीक है, फॉरेस्ट फॉरेस्ट का भी डिपार्टमेंट है ना, तो ये गलत है, समझे। मतलब साउथ में जो है नेशनल नेशनल जो है नेशनलिज्म बहुत ज्यादा फेमस है, और आप सबको पता ही है जो आंध्र प्रदेश को लेके हुई थी, ठीक है, पोटू रामालू, उन्होंने जो है फर्स्ट वन डेथ किया था, ठीक है। इसका मतलब ये राष्ट्रपति जो है बहुत ज्यादा ही वो है, हम भी ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए नेशनल तो नीचे, ठीक है, और इंडियन ऊपर। तो उत्तर में भारत, उत्तर में इंडियन और नीचे नेशनल, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो नेशनल ध्यान रखना कहां पे है, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। और इंडियन कहां पे है, देहरादून, ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी कीजिए, विक्रम साराभाई है केरला में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विक्रम साराभाई और यूआर राव सैटेलाइट, ये उडुपी राव एक नाम के व्यक्ति थे, ठीक है। मतलब अगर बात करें स्पेस जो है स्पेस की, उनके नाम पर रखा गया है, और वहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर है। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है, बेंगलुरु में, ठीक है। इसरो सैटेलाइट कहां से छोड़ता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। और बाकी देखो बहुत सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस करी है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा देखो और भी मिलता है, यहाँ पे देख लेना, देहरादून उत्तराखंड, हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। तो नेशनल नीचे और ये याद दो, बस यही होता है कुछ। विक्रम साराभाई, ठीक है, यूआर राव। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ का, ठीक है, डीआरडीओ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉली हर्बल प्रोडक्ट हैज नॉट बीन डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ, ठीक है। अमरूद, ग्लूकोस्कीन, नोकरडमा, इजी सिक, ठीक है, ये तो करंट अफेयर का। तो नोकरडना जो है, नोकरडना, ठीक है, ये इन्होंने नहीं किया था, बाकी ये वाले जो है डीआरडीओ ने। ये क्वेश्चन तो फेमस है, ये आप देखोगे 18 में पूछा, 21 में पूछा, 23 में पूछा और 25 में भी पूछा। इंडिया फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो यही क्वेश्चन पिछली बार था, 23 में ये था, 23 में ये था। 21 में देखोगे तो पूछा कि जो ये मिसाइल है ना, ये मिसाइल अस्त्र, ये कैसी मिसाइल है, तो एयर टू एयर। 23 में ये था कि अस्त्र मिसाइल है, ये कैसी है, तो बीबीआर, ठीक है, ऐसे। तो एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। अस्त्र से ऐसे याद करना है कि रामायण महाभारत युद्ध होते थे ना, तो एक तरफ रावण, ठीक है, एक तरफ राम, रावण हा हा करके ऊपर चला गया, राम भी ऊपर चले गए, अब आकाश में अस्त्र चल रहे हैं। तो इसका मतलब अस्त्र होते हैं एयर टू एयर, क्या होते हैं, एयर टू एयर, ठीक है, एयर टू एयर। ऐसी अग्नि, अग्नि सरफेस टू सरफेस है, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है। अब आप बताओ किसके अंदर लिक्विड भरा जाता है, किसके अंदर सॉलिड भरा जाता है, किसके अंदर लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, बताओ। सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पृथ्वी जो मिसाइल है उसके अंदर क्या लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, या अग्नि के अंदर लिक्विड भरा जाता है, बताओ। एक में सॉलिड है, एक में लिक्विड है, पक्का, ठीक है। यानी पृथ्वी सॉलिड, अग्नि लिक्विड। अब बताओ सही है गलत है, सही है या गलत है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। आकाश, तो आकाश की बात करें तो आकाश मिसाइल हम यहाँ खड़े हैं और आकाश में देख रहे हैं, ठीक है। तो आकाश मिसाइल कैसी होगी, और ये भी बताओ आकाश मिसाइल कैसी है, आकाश मिसाइल कैसी है, पृथ्वी का बताओ, आंसर बताओ। बताओ, ठीक है।
सरफेस टू एयर है, ठीक है, तो ठीक बता दिया आपने। ये बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। मैं तो इतना इसमें कंफ्यूज होता हूँ जिसकी कोई लिमिट है नहीं, ठीक है। कल याद किया परसों भूल गया, इतनी बार मतलब ये क्वेश्चन साइंस टेक का सबसे टफ क्वेश्चन, ये इतना परेशान करता है, ठीक है। कि पृथ्वी मिसाइल है, ठीक है, पावर्ड बाई सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल, ठीक है। तो देखो पृथ्वी, ऐसे एक याद करो, पृथ्वी पे क्या है, द्रव है। अब पृथ्वी आप देखोगे अर्थ, तो अर्थ पे सबसे ज्यादा आपको कितना मिलेगा, मतलब 29 पे आपको लैंड मिलेगा। बाकी एरिया में क्या मिलेगा, लिक्विड, द्रव। इसका मतलब पृथ्वी जो मिसाइल है उसमें क्या भरा जाएगा, लिक्विड, ठीक है। तो फिर वो अग्नि वाला याद हो जाएगा, अग्नि सॉलिड। दूसरा अग्नि में अगर हमें कुछ पकाना है तो हम कोई भी चीज सॉलिड होगी, फिर वो अग्नि देंगे तब वो जो है लिक्विड में होगी। तो ऐसे दो आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो पृथ्वी में याद करना लिक्विड, अग्नि में सॉलिड, ठीक है, अग्नि में सॉलिड। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सैटेलाइट वर लॉन्च सक्सेसफुली बाय पीएसएलवी सी37। तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब अभी रिसेंट में कल क्वेश्चन करवाया था पीएसएलवी सी59, जिसका नाम क्या है, मतलब 10 की पावर -7 से, मतलब 10 की पावर -7 मीटर इज नाउन एज, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, माइक्रो पार्टिकल, मिली पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, मैक्रो पार्टिकल। तो देखो वैसे तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मिली 10 की पावर -3 ऐसे होता है ना, माइक्रो इसका मतलब आंसर क्या होगा, नैनो। तो 2018 में पूछा ये, 21 में पूछा क्वांटम डॉट क्या है। वो ऐसे पूछा कि ए पार्टिकल हैविंग तीनों डायमेंशन बिल्कुल लेस है, ठीक है, वो क्या हुआ, क्वांटम डॉट। फिर 23 में पूछा, 23 में पूछा कि एक डायमेंशन, 2 डायमेंशन लेस है, अब उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ऐसे तो अब इन सबको समझते हैं अपन। आज बहुत सारे डायग्राम लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। और ये भी सर जो है अभी आज टॉपिक, परसों तो क्लास होगी सर, तो सर ये टॉपिक करवाने वाले हैं आपको, ठीक है। एक अगर स्पीड में आ गया तो ये कोई टॉपिक मिल गया मुझे, तो मैं इसको थोड़ा नमक नमक फोटोग्राफी को बाहर निकालो, फोटोग्राफी इसका निकला बाहर, ब्रोमाइड एजीबीआर, तो फोटोग्राफी से बाहर। और कृत्रिम वर्षा आई, आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा आई, फोटोग्राफी को बाहर निकालो। और लूनार, ठीक है, तो ये इलेक्शन। अब याद करना है, बिना बुझा चुना और बुझा हुआ चुना। तो देखो बुझ गया है, इसका मतलब जल आ गया, पानी डाल दिया, तो देखो जल आ गया, सीएओ चॉइस। अभी बिना बुझा है, बुझा नहीं है, क्विक लाइन में, क्विक लाइन में तो फिर ये सीएओ, जल नहीं लगा। नेल पॉलिश को रिमूव कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे देखो जब भी बात होगी थोथा की, यानी कशिश, कशिश की जब भी बात होगी तो SO4 आएगा, सल्फेट आएगा, ठीक है, सल्फेट। अब देखो नीला है कॉपर, कॉपर नीला है। हरा, हरा क्या है, आयरन, आयरन हरा है, फेरस हरा सल्फेट, FeSO4, ये हो गया ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। ऐसे ये व्हाइट, व्हाइट है तो जिंक, तो देखो जिंक होता है, जिंक जस्ता होता है धोला सफेद। आयरन होता है हरा, ठीक है, आयरन लगभग हरा ही होता है, आयरन होता है हरा, पर ये ध्यान रखना आएगा क्या, सल्फेट, क्या आएगा, सल्फेट, ठीक है, क्या आएगा, सल्फेट। अब हम आगे नैनो पे, ठीक है। तो नैनो पे जो आपको मैं मैटर बता रहा था, आज आपको मैं रिवीजन भी कराऊंगा इसका, और ये है मैटर। तो देखो एग्जामिनर के पास अभी एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, क्वेश्चन एक बचा है। पहला देखो, पहला क्वेश्चन ये आया कि मान लो ये बल्क है, ठीक है। अब इसकी तीन साइज है, कि ये हमारी जो है बात करें हम, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है, और ये ऊंचाई है, इस तरह, ये ऊंचाई है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, हाइट, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये है, यानी तीन डायमेंशन। यानी इसका मतलब वो क्या 3D में है, 3D में महसूस करो, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमने क्या किया, तीनों डायमेंशन छोटी कर दी, ठीक है, तब तो ये हो गया क्वांटम डॉट, क्या हो गया, क्वांटम डॉट बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक वायर की जैसे ये है, इसकी हमने तीनों डायमेंशन छोटी कर दी। अब हमने क्या किया, एक डायमेंशन बढ़ा दी, तब ये बन गया वायर, वायर में, ठीक है। और ये क्वेश्चन है दूसरा, ये 2023 का क्वेश्चन है, जब हमने दो डायमेंशन बढ़ा दी और एक दो डायमेंशन हमने, ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये बन गया क्वांटम वेल, ठीक है, क्वांटम वेल। अब आप देखो यहाँ से, तो जीरो डायमेंशन क्या होती है, मतलब जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, बिल्कुल एकदम नैनो पार्टिकल है, ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, ठीक है, वो क्या है, जीरो डायमेंशनल, जीरो डी। यानी इसका एक ही एग्जांपल है, बेटर एग्जांपल वो ये है, ठीक है, क्वांटम डॉट, क्वांटम डॉट, ठीक है, क्वांटम डॉट, या आप नैनो पार्टिकल बोल दो, खुद ही बोल दो, ठीक है। ऑल थ्री डायमेंशन एट नैनो स्केल, यानी लेंथ का 10 की पावर -9 मीटर, ये। अब आते हैं 1D, 1D पे आएगा वायर, मतलब वन डायमेंशन एट नैनो स्केल, यानी एक तीन में से एक ऐसी, इसके एक ऐसी डायमेंशन है, एक ऐसी जो है विमा है, या एक ऐसी मान लो कोई हाइट है, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो ठीक है, हमने हाइट को कम कर दिया, इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, कि हम इसको नैनो स्केल लेवल पे लेके चले गए, किस पे लेके गए, नैनो स्केल लेवल पे, ठीक है, नैनो स्केल लेवल पे लेके चले गए, ठीक है। हाँ, नैनो स्केल पे लेके चले गए, तब क्या बनेगा, वायर, 1D वायर, ठीक है। रट लो इसको, अभी एक बाकी रह गया है, और वो रह गया है कौन सा, वायर वाला, वायर वाला अभी आया नहीं है, क्वांटम वेल आ गया है, तो वायर बाकी, वायर में अभी यही क्वेश्चन आएगा कि वन डायमेंशन एट नैनो स्केल इज कॉल्ड नैनो वायर या क्वांटम वायर, एक ही बात है, ठीक है। अब आती है, जब हम बात करेंगे किसकी, क्वांटम वेल की, तो टू डायमेंशन एट नैनो स्केल। अब हमारे पास तीन है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। हमने क्या किया, लेंथ और हाइट को इतना लेवल कर दिया कि हम इस लेवल पे लेके चले गए, हाइट जैसी रहने दी, ठीक है, तब वो बनेगा क्वांटम वेल, क्या बनेगा, वेल, क्वांटम वेल, ठीक है, क्वांटम वेल। तो वेल कब बनेगा, जब दो डायमेंशन को नैनो स्केल पे लेके जाओ। वायर कब बनेगा, एक डायमेंशन को नैनो स्केल पे लेके जाओ। क्वांटम डॉट कब बनेगा, डॉट जीरो, जीरो है इसका मतलब तीनों डायमेंशन किस लेवल पे, नैनो स्केल पे, किस लेवल पे, नैनो स्केल पे, ठीक है, रख लेना बस। और ऑल थ्री डायमेंशन है नैनो स्केल, ठीक है, तो वहां पर जो है नैनो पार्टिकल, नैनो कैप्सूल, ये सारे के सारे, तो ये हो गया 1D 2D 3D, ठीक है, ये ऐसे ही होता है। वायर है तो वायर को हम एक पे लेके गए, नैनो रेंज जैसे नैनो पार्टिकल, क्वांटम डॉट। 1D में बात करी हमने, नैनो वायर आ गया, वन डायमेंशन इज आउटसाइड द नैनो रेंज, ठीक है, उस लेवल पे लेके गए। 2 की बात करें, वन का मतलब क्या, एक, ये भी तो याद हो सकता है, ऐसे याद कर सकते हो आप। वन है, वायर एक है, एक वायर है, एक वायर है, वेल, वेल दो है, ठीक है, दो वेल, इसका मतलब दो डायमेंशन लेके गए, ठीक है। ए मेटेरियल विद टू ऑफ द थ्री डायमेंशन इन नैनो रेंज, वन डायमेंशन इज लार्ज, नाउ डायमेंशन इज, ये क्या कहलाएगा, ठीक है, नैनो वायर। वायर में ये याद कर लेना बस, ठीक है। अब हम बात कर लें थोड़ी रिवीजन की, तो रिवीजन की बात करें तो नैनो जो वर्ड है, ये हमने, ये किसका वर्ड है, ठीक है। नैनो की अगर बात करें, नैनो किसका वर्ड है, तो नैनो का जो वर्ड ये आया हुआ है क्वेश्चन, नैनो में ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है, ड्वार्फ, ये सब इंस्पेक्टर के एग्जाम आया हुआ है, ठीक है। मतलब कौन से क्वेश्चन कहां से आते रहते हैं, मैं बहुत सारे इतने पेपर देखता हूं ना, आइडिया लग जाता है किस जगह। अब नैनो टेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया, ये तो इतनी बार पूछा, कॉमन क्वेश्चन है, हर कोई एग्जाम पूछ लेगा, मान लो पटवारी का हुआ, वहां ये दे देगा कि नैनो टेक्नोलॉजी फर्स्ट पॉइंट भाई, तो ध्यान रखना 1974 में कौन है, जापानी साइंटिस्ट है, नाम है नारियो तानागुची। तो देखो नैनो नारियो, तो नैनो किसने दिया, नारियो ने दिया, ठीक है। नैनो वर्ड किसने दिया, नारियो ने, नारियो ने, ठीक है। फर्स्ट कांसेप्ट जो है नैनो टेक्नोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय रिचर्ड पी फिनमैन, रिकॉर्ड पी फिनमैन। तो कांसेप्ट जो दिया था ना, वो रिकॉर्ड इसने बनाया, रिकॉर्ड पी फिनमैन। इसने एक नाम दिया था, देयर इज है, जो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। और अगर मैं बात करूं सिर्फ हेक्सागोन नहीं, ठीक है, मिक्स होता है, थैंक्स टू बोथ हेक्सागोन स्ट्रक्चर है ना, इसमें C60, हां बिल्कुल फ्लोरीन, इस फ्लोरीन आइसोटोप ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही है, डायमेंशन लेस वाला, ठीक है, सुपर, ठीक है। तो ये याद कर लेना। इसका मतलब देखो नैनो टेक्नोलॉजी का अगर आप जो है समझ समझ पाओगे, जैसे आज कल परसों सर क्लास लेने वाले हैं आपकी, पर मैं इसको ऐसे समझता हूं कि हम तो खाना मंगवाते हैं, खाना,
तो एक तो मुझे कोई अखबार में डाल के दे, रोटी जो है वो ठंडी हो जाएगी, इसका मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल है जो हवा क्रॉस कर रही है, एयर क्रॉस कर रही है। पर वो आपने देखा होगा किसी और बोर्ड में डाल के देता चमकीला, तो वहाँ पे जैसा डालोगे वैसा ही रहेगा, इसका मतलब वो नैनो है बस। ठीक है, समझ गए? तो ये अब बात करें डेवलपमेंट की, पूछा जा सकता है किसकी रिकॉर्ड की फिल्म है, ठीक है? उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो है इन्होंने एक एसटीएम निकाली, यानी स्कैनिंग टनलिंग जो है, ठीक है? ऐसी जो है फुलरीन डिस्कवर करी, कर्ल क्रोटो और स्मेलिन ने, ठीक है? फिर उसके बाद जो है सीएनटी कार्बन नैनो ट्यूब जो है इसका इस्तेमाल किया, अभी नैनो यूरिया भी न्यूज़ में है, ठीक है? तो सुमियो उजामा ने जो है कार्बन नैनो ट्यूब, ये ध्यान रखना वर्ड जापानियों ने दिया है, ये जो वर्ड है नैनो टेक्नोलॉजी शब्द ये जापानियों है, तानागुची नोरियो जो जापान का, ठीक है? जापान का इंपोर्टेंट फिगर की बात करें, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पिता कौन रिकॉर्ड भी फिल्म है, जो भाई कंसेप्ट वही होगा, ठीक है? और फादर ऑफ इंडियन तो सीएनआर राव, जो जिनकी अभी थोड़े दिन पहले डेथ हुई थी, आरपीएस क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है? अब बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी सबसे बड़ी देखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी नैनो मटेरियल फ्रिक्शन, और ये 2016 का क्वेश्चन सबसे बड़ा, मतलब फ्रिक्शन जो है इसका मेन। अदर सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी देखोगे तो लार्ज सरफेस एरिया, इसका मतलब ये है कि आप उसको नैनो स्केल को, जैसे मान लो उसका कलर है, कलर चेंज कर देगा, व्हाइट दिख रहा है, आप नैनो लेवल पे जाओगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब मान लो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और है, वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है? मतलब उस लेवल तक लेके जाओगे, इतना उसको लेवल तक लेके जाओ, ठीक है? डिफाइंड शेप एंड स्ट्रक्चर, हाई रिएक्टिविटी, ठीक है? मान लो पहले तो वो कोई नॉर्मल मटेरियल था, वो तो सेमीकंडक्टर की तरह कार्य कर रहा था, अब वो कुछ और तरीके से कार्य करने लग जाएगा, या वो कंडक्टर था, अब वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है? इलास्टिसिटी, कितना ही आप लंबा खींच दो इसको, ठीक है? एडिशन एंड फ्रिक्शन, तो मेन प्रॉपर्टी जो इसकी क्या है, फ्रिक्शन। अब एक आता है गेको इफेक्ट, गेको, ठीक है? तो गेको क्या है? द गेको इफेक्ट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ गेको टू वॉक ऑन वॉल विदाउट फॉलिंग, चिपकली होती है, चिपकली, तो वो आपने देखा होगा गिरती नहीं है, ऐसा क्या कारण है? वो गेको इफेक्ट बोलते हैं। दिस इज ड्यू टू द बिलियन ऑफ थिन एयर लाइक स्ट्रक्चर, अपने को नहीं दिखते, पर यहाँ पे जो नहीं, इस जगह इतने सारे वो है कि चिपकली चिपकती है, तो ये कारण क्या? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर नैनो नहीं, ठीक है? लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर फीट, दीस स्ट्रक्चर क्रिएट वंडर वॉल फोर्स। द टर्म ग्रेको वाज कॉइन्ड बाय एरिक डेक्सलर, एरिक डेक्सलर का बहुत बड़ा नाम है टेक्नोलॉजी में। इट रेफर टू ए हाइपोथेटिकल सिनेरियो वेयर नैनो प्रोडक्ट सच एज नैनो बोट्स, नैनो मशीन कुड अनकंट्रोलेबली replicate and break down all biological matter, यानी प्रतिकृति बना लेते हैं, ठीक है? पोटेंशियली डिस्ट्रॉइंग द एंटायर बायोस्फीयर, तो ये है गेको, ठीक है? गेको। अब बात करते हैं अप्रोच, दो अप्रोच है कि टॉप से डाउन लेके आ जाओ, ठीक है? टॉप से डाउन का मतलब क्या है? सिंपलर फॉर्म से, सिंपलर एंड मोर वाइडली यूज्ड, ठीक है? टॉप से डाउन लेके आना। इन दिस अप्रोच बल्क मटेरियल स्ट्रक्चर एंड ब्रोकन डाउन इनटू नैनो साइज। टॉप है मतलब ऊपर बड़ा है, अब उसको बॉटम तक लेके जाना है, तो आपको नैनो साइज तक लेके जाना पड़ेगा। एग्जांपल क्या है? नैनो पाउडर, नैनो पार्टिकल, ठीक है? ये दिया था नारियो तानागुची, जिसने वर्ड कॉइन किया था नारियो। एरिक डेक्सलर ने क्या बोला? एरिक डेक्सलर ने उल्टा बोला, क्या बोला? इन दिस अप्रोच द स्मॉलेस्ट मटेरियल स्ट्रक्चर आर कंबाइंड टू फॉर्म नैनो स्केल। उसने बोला छोटे मटेरियल को भी हम किस लेवल तक लेके जाएंगे? नैनो तक, ठीक है? एरिक डेक्सलर नैनो रोबोट। तो बढ़िया अप्रोच कौन सी है आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो देयर आर टू अप्रोच फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल सच एज टॉप डाउन, टॉप डाउन की अगर बात करें, इन दिस अप्रोच वी स्टार्ट फ्रॉम द बल्क मटेरियल एंड ग्रेजुअली नैनो साइज, बल्क मटेरियल बल्क में लेंगे, ठीक है? बॉटम का बोला कि बिल्ड अप ए नैनो मटेरियल फ्रॉम द बॉटम एटम बाय एटम, ठीक है? ये जैसे इसमें दो पीवीडी सीवीडी, ठीक है? ये हो गया, ये डिस्कस कर लिया हमने, ये डिस्कस कर लिया, ठीक है? हो गया नैनो। वो टेबल सुगर, टेबल है मतलब इन्वर्ट उल्टी करो, टेबल को उल्टी करो, ठीक है? इन्वर्ट या इन्वर्ट नहीं आएगा तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है? ऐसे देखो मिल्क है, मिल्क, मिल्क शुगर, ग्रेप शुगर, फ्रूट शुगर, ठीक है? ये आपको बताना है। तो देखो ग्रेप शुगर ग्लूकोज, ठीक है? ग्लूकोज ग्रेप, बी का वन फ्रूट फ्रुक्टोज, फ्रूट फ्रुक्टोज, ठीक है? मिल्क सी, तो सी का हो गया 5, मिल्क लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस अम्ल, ठीक है? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु बैक्टीरिया होता है वो। और टेबल शुगर, तो टेबल शुगर में याद करना सुक्रोज, सुक्रोज बोलो, प्रतीक शर्करा बोलो, इन्वर्टेज बोलो, ठीक है? ऐसे आता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज को बोलते हैं ब्रेन शुगर, क्या बोलते हैं? ब्रेन, गैल हो गया ब्रेन, ठीक है? स्टीविया, स्टीविया अलग है, तो स्टीविया जो वो क्या है? नेचुरल, ठीक है? स्टीविया। अगला, इन ह्यूमंस ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ये क्वेश्चन तो कैसे आ गया दोबारा? अच्छा ट्राइसोमी 13 आया हुआ है, मतलब आप देख रहे हो 21 में रिपीट हुआ, 18 में रिपीट हुआ, और ये मैंने आपको बता दिया तीनों ही। ट्राइसोमी 18 एडवर्ड, एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी नंबर 18, 21 आती क्या आएगा? 21 आती क्या आएगा? 13 आती आएगा पटाऊ, ट्राइसोमी नंबर 13 पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है? पटाऊ सिंड्रोम 21 आती क्या आएगा? डाउन, 21 की एज में डाउन, ठीक है? अगला, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस्ड टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटी इज रेफर्ड टू एज, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? फुटप्रिंट बोलते हैं, ठीक है? तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होगा? ठीक है? कार्बन कैप्चर क्या है? ठीक है? जितनी प्रोड्यूस हो रही है कैसे? या तो प्रत्यक्ष हो रही है या अप्रत्यक्ष हो रही है। सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज इज रेफर्ड कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन कॉज्ड बाय एन इंडिविजुअल और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस और प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर यूनिट ऑफ एनर्जी वैल्यू, ठीक है? पर यूनिट ऑफ एनर्जी वैल्यू। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल इज द लॉन्ग टर्म रिमूवल, ठीक है? पृथक्करण करना, कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू स्लो और रिवर्स एटमॉस्फेरिक CO2 पॉल्यूशन एंड टू मिटिगेट टू और रिवर्स ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे ही कैप्चर है, ठीक है? ऐसे ही कैप्चर है। अगला है एसिड रेन। अम्लीय वर्षा क्या है? तो ताजमहल का एग्जांपल याद आता है, अम्लीय वर्षा, ठीक है? तो अम्लीय वर्षा का मतलब वहां पे होता है SO2 और NO2, क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है? NO2। अब आप बताओ लफिंग गैस किसे कहते हैं? लफिंग गैस होती है, लफिंग गैस, उसका एग्जांपल बताओ, लफिंग गैस, ठीक है? तो CO2 नाइट्रोजन कौन सा सही होगा आपके हिसाब से? ठीक है? तो ध्यान रखना NO2 और SO2, और ये फिर आगे जाके जो है जल के साथ मिलकर HNO3 और H2CO3, यानी कार्बोनिक एसिड और जो है ये वाला, ठीक है? तो ये इस तरीके से HNO3 और एसिड रेन मैक्सिमम जो है वो नॉर्वे में होती है। कहां पे होती है? नॉर्वे में, नॉर्वे में, ठीक है? इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस थोड़ा आपको आइडिया पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, पर एक ही याद कर लो कि इनका ऑर्डर क्या होता है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस में गैस में बोलते हैं कि वाटर वेपर, जल वाष्प, ठीक है? पर वो जल वाष्प को हम काउंट नहीं करते, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा है CO2, ठीक है? पर एक क्वेश्चन आता है भाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो बाकी वाले, तो इनको ध्यान रखना, ये ऑर्डर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फिर उसके बाद में जो N2O, फिर जो है हैलोजेनेटेड गैसेस, फिर जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, फिर अदर गैसेस, ठीक है? क्या आंसर है? नाइट्रस ऑक्साइड, NO3 नहीं है, ठीक है? ऐसे ही एक आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक बार जितनी भी गैसें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो इसमें कौन सी गैस नहीं हुआ? एलिमिनेट करो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है? ये क्वेश्चन मिक्सअप में आता है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कितनी गैसें आती है बताओ, और कौन से पार्टिकुलेट मैटर आते हैं? अभी थर्ड क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? तो एक तो आपको ध्यान रखना, यहाँ से देखो, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है? कब किया था? 2019। तो इसमें टारगेट क्या था? इन्होंने टारगेट दिया, तो बेस ईयर बनाया 2017 को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बेस ईयर कौन सा? 2017, ठीक है? 2017 को बेस ईयर बनाया, और लगभग कितना? एटलीस्ट 20% हम नेक्स्ट 5 ईयर में कम करेंगे, ठीक है? ये दूसरी बात करें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है? और ये वाला याद कर लेना, एनसीएपी प्रोग्राम क्या है? एनसीएपी प्रोग्राम बेस ईयर, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है? और भी बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, तो अभी हम पता नहीं 2070 तक हम नेट जीरो, मतलब कोई ध्यान रखना। और एक पंचामृत देख लो लास्ट एग्जाम, ठीक है? पंचामृत आया था COP26, जो कि कहां हुई? ग्लासगो स्कॉटलैंड, ये यहां पे हुई, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नॉर्थर्न आयरलैंड, यहां पे हुई थी ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यहां पर मोदी जी ने पंचामृत दिया। पंचामृत में सबसे बड़ा टारगेट 2070 तक हम नेट जीरो, मतलब कोई कार्बन जो हम इमिशन नहीं करेंगे। 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो, एक,
ठीक है, दूसरा सबको पता 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कब तक 2030, ठीक है, तो डेटा चेंज हो रहे हैं, देखो कहीं कहीं 2030, तो सब जगह 2030 है, बस एक जगह 2070 मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 500 गीगावाट तक 2030, फिर उसके बाद में इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम 100 में से 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी 2030, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा देखो, तीसरा है कार्बन एमिशन का, वो हम कितना करेंगे, 1 बिलियन टन, 1 बिलियन टन लेस करेंगे, ठीक है, 1 बिलियन टन। चौथा है 2030 तक इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी टू लेस देन 45%, ये 45% एक डेटा याद कर लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट।